दोस्तों आज हमारे स्टॉक शो का 9वां पड़ाव है। हम रीजनल ओरिजिनल कंटेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। इंडिया में यूट्यूब देखने वाले लोग 200 मिलियन से ज़्यादा है और ऐसा कहा गया है कि 95% लोग रीजनल कंटेंट देखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की माने तो वूट, अमेजन प्राइम और आने वाली जितनी भी वेब सीरीज कंटेंट एग्रीगेटर्स हैं उसका लगभग 60% तक कंटेंट रीजनल कंटेंट है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ही दूसरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक रीजनल कंटेंट में बनने वाली मूवी हिंदी मूवी की लागत से लगभग आधी कॉस्ट में आराम से बन जाती है। आज के इस शो में हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ नीलेश कुमार जी। नीलेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टॉक शो में। प्लीज़ कैमरा और माइक ऑन कीजिए ताकि हम सत्र की शुरुआत कर सकें। हाय जीतू। हाय नीलेश जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नीलेश जी, ज़्यादातर टॉक शो की शुरुआत ऐसी होती है, हम एक फहरिस्त बताते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया है। पर मैं चाहता हूँ और ये मेरा मानना भी है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। सो आज के टॉक शो में मैं शुरुआत सीधा करना चाहूँगा आपके बारे में जानने से। प्लीज़ अपने बारे में बताइए, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ आपने पढ़ाई की, क्या क्या काम किया सिनेमा में आने से पहले। मैं तो पटना से ही हूँ जी और पटना में ही पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, कॉलेज ही मैंने पटना सिटी से ही किया है। जी तो वहीं से पढ़ते 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 और क्योंकि सिनेमा देखने का भी काफी शौक रहा है, मुझे ही नहीं मेरे पापा को भी। जी जी बचपन से उन्होंने हम लोगों को काफी सिनेमा दिखाया है, पूरे फैमिली हम लोग एक साथ जाते थे सिनेमा देखने। कभी नाइट शो, ऑलमोस्ट नाइट शो हम लोग ज्यादा देखे हैं। तो वहीं से एक थोड़ा सा मजा आने लगा सिनेमा देखने में। और क्योंकि इतना बड़ा इंटरटेनमेंट का वो जरिया है तो जाहिर सी बात है, अच्छा तो एक क्वेश्चन उठता है अंदर में कि यार ये होता कैसे है, इसको करते कैसे हैं, कौन लोग हैं ये जो ऐसा कुछ करते हैं। तो जानने की इच्छा बहुत हुई जी और धीरे धीरे जाना समझा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर जी एक दिन पता चला कि एफटीआई एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, फिल्म स्कूल है। जी तो फिर वहां पे जद्दोजहद स्टार्ट कर दिया कि यार यहाँ पे कैसे जाया जाए। जी फिर एफटीआई पहुंच गया, कोर्स किया डायरेक्शन का, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कुछ भी समझ में आया फिल्म सिनेमा के बारे में, जो कुछ भी देखा वहीं से देखा वहीं देखा। उससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो कुछ हो भी नहीं सकता था मेरे लिए। जी तो वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई। जी नीलेश जी, क्या होता है कि जब बचपन में हम मूवीज़ देखते हैं तो हमारी इंस्पिरेशन होती है। जैसे मैं अपना कहूँ, गोविंदा की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, तो उसकी तरह लाल पैंट भी मैंने बचपन में पहनना शुरू कर दिया था और बाद में लगा कि भाई ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। आपके लिए बचपन में ऐसे कुछ रेफरेंसेस थे या इन्फ्लुएंसर जिसको देख के आपको लगे कि नहीं यार, मैं दर्शक नहीं हूँ, मुझे ये बनाना है, फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ क्रिएटर, कब ऐसा लगा? ये बहुत बाद में लगा, पहले तो वही गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, इनका फिल्म देखते थे, बहुत मजा आता था। नो डाउट आज भी मजा आता है मुझे, आज भी मैं कभी कभी गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती और मतलब उस वक्त के समय के जितने भी जो स्टार लोग थे, आज भी मैं उनके गाने मतलब आज भी देखता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी वो देखते देखते ही ऐसा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ या कुछ लिख सकता हूँ। तो वहीं से आया, वो सब कुछ वहीं से आया। जी जी नीलेश जी, आपने जैसे बताया आपने फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। हम्म। एक वो व्यक्ति जो सिनेमा देख करके इन्फ्लुएंस होता है या उसको बहुत पसंद करता है, एक आम दर्शक, और एक निर्माता या निर्देशक जब सिनेमा देखता है, तो फिल्में जो देखने का नज़रिया था आपका, इंस्टीट्यूट से पहले और बाद में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। पहले तो बस देखते थे इंटरटेनमेंट के लिए, हंसते थे, मजा आता था, अप्रिशिएट करते थे, ये देखो वो देखो। लेकिन उसके बाद जब फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की, जो भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, उसके बाद तो बहुत कुछ ऐसा समझ में आने लगा। फिर इससे ये भी हुआ कि फिर हम लोग वो नॉर्मल तरीके से जो हम लोग जैसे एक आम पब्लिक के तरीके से देखा करते थे, फिर वो चीज़ बिल्कुल हट जाती है। क्योंकि वो हर पॉइंट पे, हर सीन पे, हर डायलॉग पे उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, क्या चल रहा होगा, कैसा लोग कर रहे होंगे, कैसे महसूस कर रहे होंगे, जी जी
या ये क्रिएट किया गया होगा तो किस लेवल पे किया गया है, वो दिमाग में फिर चलता रहता है। बहुत कुछ चलता है, म्यूजिक चलता है, स्कोर चलता है, जी। बहुत कुछ चलता है। तो वो वहाँ वहाँ पे ध्यान जाता है, विजुअल्स पे ध्यान जाते हैं, वो इंटरटेनमेंट साथ साथ वो भी होता है। जी नीलेश जी, यहाँ पर विद योर ड्यू परमिशन मैं आपका एक डिप्लोमा प्रोजेक्ट यहाँ दिखाना चाहूँगा और उसके बारे में चाहूँगा कि आप हमें कुछ बताएं। मूवी का नाम है दर्शकों हाँ जी। मूंगा। नीलेश भाई, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, पर बीच में रोक के कि पूछना चाहूँगा कि वो कारखाना है, वहाँ पे मिल लगाना चाहते हैं, भूमि को लेकर के बात हो रही है, शायद जो कैरेक्टर आया वो बेचना चाहता है दर्शकों के लिए क्योंकि वो देख नहीं पाए फिल्म। ये आपको कैसे थॉट आया, मतलब क्या ये आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है और आपने कहाँ पर जाकर के इसको शूट किया, मतलब इतना प्यारा सा बोर्ड लग रहा है बकायदा विलेज लोकेशन में, और ये आपका डिप्लोमा फिल्म है, आई थिंक बजट कांस्टेंट और भी इश्यूज रहे हों। थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि इस पे बनाएं, कैसे आपने ट्रेनिंग दी, और स्क्रीन पे मैं आपको भी देख पा रहा था कि आपने इसमें एक्टिंग भी की है। देखिए, एफटीआई जाने के पहले एक पता नहीं कहाँ से, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ऐसा लगा कि एफटीआई जाना है, ये मुझे बहुत पहले से पता था, 9th क्लास से। तो वहाँ एक दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म स्कूल है, जाना है। तो ऐसे नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, तो बस वहीं की किताबें हम लोग पढ़ते रहते हैं। जी। के अलावा कुछ किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, या मन नहीं करता है, कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन मैंने वो किताबें, कुछ थिएटर की, रंगमंच की कुछ कहानियां मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ में। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि लिटरेचर होता क्या है, लिटरेचर कहते किसको है। तो धीरे धीरे कुछ लोग से जुड़ा हुआ थिएटर के समय से, तो उन लोगों ने बताना स्टार्ट किया कि ये होता है, किताबें होती हैं, बड़े बड़े राइटर्स का नाम उन्होंने बताया। तो वहां से मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट आया, क्योंकि स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी। तो आप अगर इस विधा में हैं तो जी। आपकी शुरुआत ही पढ़ने से होती है। जी। चाहे आप फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो थिएटर के लिए आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां से पढ़ने का एक शौक जागा। वो धीरे 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 बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। और अच्छा ये हुआ मेरे साथ कि एफटीआई आने के बाद वो चीज, क्योंकि मेरे अंदर वो आ चुका था, पढ़ने का एक आदत हो चुकी थी, तो मैं एफटीआई की लाइब्रेरी में जाके पढ़ा करता था। और पढ़ते 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 बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो कि अच्छी लगती हैं, मन को बहुत भा जाती हैं। तो उसमें से ये जो प्रोजेक्ट मेरे फिल्म डिप्लोमा से है, वो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी किशोर साहू की। तो मुझे जी। बहुत अच्छा लगा था, और फिर मैंने उनको अडॉप्ट किया, उससे इंस्पायर हुआ, उस पर फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे लिए नया था, पढ़ने और उसके बाद उसको किसी स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो उसमें मैंने पूरा समय दिया, और फिर जाके वो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी तैयार की बनाने के लिए। जी। ये पूरा रियलिस्टिक वातावरण आप कैसे लेकर गए, मतलब यू वेंट टू लाइक बिहार अदर प्लेसेस टू शूट इट, या कैसे आपने अचीव किया? आ, ये लोकेशन की आप बात कर रहे हैं शायद, जी। जी। है ना? ये लोकेशन हमने रेकी किया था पूरा घूम घूम के। और इसमें वो जो आप देख रहे हैं पहला सीन में, रास्ते से किसी से पता पूछते हुए वो जा रहे हैं, वो साक्सोट की है। और कट्टू वो जब
ऑफिस में पहुंचता है तो वो हमारे एफटीआई के अंदर ही एक राणा बंगलो है, उसका बैक साइड का ये पूरा का पूरा सीन है, लोकेशन है। अच्छा। फिर हाँ, इसके आगे भी देखिएगा तो चार पांच अलग अलग लोकेशन है। एफटीआई को हमने बहुत सही तरीके से यूज किया है इस फिल्म में, लोकेशन लग वाइज। नहीं रहा है बिल्कुल देखने से कि वो किसी कॉलेज का कैंपस हो सकता है, लग रहा है कि हाँ एक लिपिक बाबू का वो दफ्तर है, यहाँ पर लिखा पढ़ी का काम होता होगा। और ये बहुत। तो हमारे लिए प्ले ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि एफटीआई में ऐसे ऐसे लोकेशंस क्रिएट किए गए हैं और वहां पे लोग बड़े बड़े फिल्म शूट हुई है, जी। जी। बनाया गया है उसके लिए। तो ये तो हम लोगों को मतलब ये बहुत आसानी से अच्छे लोकेशंस में से एक एफटीआई का खुद एक अपने अपने कैंपस है। जी। दूसरी एक और फिल्म मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा विद योर ड्यू परमिशन, आपका ही एक और प्रोजेक्ट है, नाम है निर्मला। हाँ जी। एक क्यूट और प्यारी सी लव स्टोरी, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़के लड़की भी आपस में बात हो रही है और शायद लड़का वहाँ पर जाने वाला है कहीं पर, और वो कह रही है कि आप खाना खा लीजिए, पैकिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। प्लीज़ इस कहानी के बारे में बताइए। और निर्मला ये नाम सुना हुआ सा लगता है, इफ़ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, जी। क्या ये एडाप्टेशन है या अच्छा। आपकी अच्छा, खुद की कृति है? इससे पहले मैं इस पे हम लोग बात करें, इससे पहले एक और आपका सवाल था कि आपने एक्टिंग भी उसमें करी है मूंगा में। जी जी। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा भाई है जो कि एफटीआई से एक्टिंग पास आउट वो भी है। अच्छा। और मेरे एफटीआई में जाने के पहले वो निकल चुका था पढ़ाई करके। तो जी उसको मैंने बड़ी रिक्वेस्ट किया था और वो उस वक्त बिजी था, लेकिन फिर भी वो आ गया था। अब बात करते हैं निर्मला की। जी। सर, ये मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवल है। उस पे मैंने ये कोशिश किया था इसको, ये जो निर्मला देखा है आपने, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की, और ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी जी। जो मैं एफटीआई में एज अ स्टूडेंट इसको बनाने की मैंने कोशिश किया था, बहुत पुरजोर कोशिश की थी। अच्छा। तो वो नॉवल से ये इंस्पायर था। वो एक्चुअली ये नॉवल मैं पढ़ता आ रहा था काफी टाइम से, और पता नहीं एफटीआई के आने के पहले मैं ये पढ़ रहा था, और करीब 12-13 बारी ये नॉवल मैंने पढ़ी थी, निर्मला। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने इसको पूरा एक फिल्म में प्लॉटिंग में कन्वर्ट कर दिया फिल्म के लिए, और वो अभी भी मेरे पास रखी हुई है। और जब मेरा एफटीआई में एडमिशन हुआ तो मैंने सोचा कि एक्चुअली ये मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तो अच्छा। निर्मला को 5 मिनट में तुम अगर बांधने की कोशिश करो, फिर समझ में आएगा कि तुम ये वाकई कर सकते भी हो कि नहीं कर सकते हो। जी। तो ये मेरा पहला एडोप्टेशन था या फिर इंस्पिरेशन था। जी। 5 मिनट में मैंने निर्मला को कंप्लीट किया था। एक एक एक्चुअली वो जो सार है ना, मैंने वो दिखाने की कोशिश की थी। जी। जी। तो एक ये बात। भी नॉवल से ही था। जी। जी हाँ। एक सवाल यहाँ पैदा होता है नीलेश जी, आपकी दोनों मूवीज़ में मैं बहुत ज़्यादा तक ग्रामीण अंचल, वहाँ के लोग, वेशभूषा और सादगी, मतलब इतनी इनोसेंस जितना मैं देखता हूँ अभी अर्बन सिटीज़ में, इतना सब कैरेक्टर्स में इतनी इनोसेंस आना, जैसे वो लड़कियाँ के पास में बैठती है, आंखों में इतनी शिद्दत से वो देखना, वो कशिश, वो प्यार, ये चीज़ें आजकल के कैरेक्टर्स में नज़र नहीं आती। तो आप कैसे मतलब ऐसी चीज़ों के लिए खुद को इंस्पायर करते हैं, क्या रिसर्च रहती है आपकी? क्योंकि ये सब तो नॉवल में नहीं लिखा होगा, कैसे आकर के साथ में बैठेंगी, कैसे देखेंगी, दोनों के बीच का वार्तालाप हो सकता है, पर जो इमोशंस है वो आई थिंक एक सिनेमा का डायरेक्टर ही बेहतर बता सकता है। हाँ, देखिए, गांव का परिवेश तो नो डाउट दोनों फिल्मों में है, लेकिन मैं गांव में कभी रहा नहीं, ना ही मेरे गांव में कोई रिलेटिव हैं। क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है, तो एक कहा जाता है ना कि किताबें वही लिखता है जिनके पास अपना बहुत ज्यादा
उनको अपना एक, क्या उसको कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, समाज को देखना, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है। जी। और उनका पूरा का पूरा एक जो जीवन का एक जो पूरा एक लंबा सा एक समय गुजरा है, वो पूरा उनके जहन में होता है। जी। तो अगर मुंशी प्रेमचंद का ये लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है उनकी एक अपनी जर्नी रही है, और मैं उनको बड़ी आसानी से उनके नॉवल को पढ़ के समझ सकता हूँ। भले ही मैं गांव गया नहीं हूँ, मैंने जी। गांव बहुत कम देखा है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है, या फिर जो भी राइटर्स लिखते हैं, वो अपना पूरा का पूरा एक जीवन का एक जर्नी लिखते हैं। तो पढ़ के तो उनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अगर बूंद भी समझ में आ जाए तो ये बड़ी बात है। और मैंने वही किया, मैंने उनको समझा, उनके लिखे हुए के पीछे के बातों को समझा, जी। और फिर ट्राई किया कि इसको विजुअल्स में कैसे पिरोया जाए। तो थैंक उनकी ये जर्नी है, यू जी। लेकिन कोशिश मैंने की थी इसको फिल्म में नहीं, उतारने फिर की। भी बहुत अच्छी कोशिश है नीलेश जी। मैं अगला सवाल थैंक यू। ये आपसे पूछना चाहूँगा, कैंपस से निकलने के बाद पहला बिग ब्रेक क्या था आपका? कैंपस से निकलने के बाद तो मैं घर चला गया था। उसके बाद मैं वहाँ मैं मुंबई आया ही कैंपस निकलने के 1 साल के बाद ही आया। इससे पहले मैं कंटिन्यूअसली घर पे ही था, और घर पे ही बैठ के मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, जो कि नॉवल से इंस्पिरेशन मैंने लिया है, जी। और फीचर लेंथ के लिए मैं लिख रहा था। तो लिखते लिखते मुझे एक कॉल आया, और कॉल आया, कहा कि एक ऑडिशन है, और आपको ऑडिशन देने के लिए यहाँ पे आना है। तो मैंने ऑडिशन बोला ठीक डायरेक्टर है। के लिए तो पहली बार सुन रहा हूँ मैंने कि किसी डायरेक्टर का हाँ, ऑडिशन हो। एक्चुअली ये ऑडिशन आया था एक्टिंग के लिए। अच्छा। जी हाँ। तो पहले तो मुझे लगा कि यार एक्टिंग के लिए मेरे पास कॉल आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक सीरीज है सेक्रेड गेम सीजन 2, और उसमें उन लोगों को एक करेक्टर चाहिए। तो फिर मैं तैयारी हम लोग करने लगे, और फिर उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ। नो डाउट एक जुड़वा करेक्टर का जरूरत था उस सीजन में। जी। तो फिर मेरे भाई का भी कॉल आया, और उसने कहा कि ऐसा ऐसा कॉल आया है, तुम्हें आया है क्या? हमने हाँ आया है, बस आ जाओ ऑडिशन देते हैं मस्ती मस्ती में। तो फिर मस्ती मस्ती तो सोच के मैं जरूर गया था, लेकिन ऐसा कुछ मस्ती वाला था नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि मेरा भाई एक्टर है, खूंखार एक्टर है वो, तो उसने मेहनत कराया, और जी तोड़ मेहनत कराया। और भीड़ तो होती है, हर जगह भीड़ होती है। अच्छा काम अगर, अच्छा ऑडिशन अगर कोई दे रहा है, तो वो सफल तो हो गई। मेरे साथ भी वही हुआ, हम दोनों के साथ वही हुआ, और ऑडिशन क्रैक किया हमने, बहुत मेहनत करके क्रैक किया। और फिर हमें पहला, जो मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला एज एन एक्टर मिला, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो सेक्रेड गेम सीजन 2 में। जी। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा विद योर परमिशन। हम देखते हैं, मेरे को सेक्रेट गेम्स का यूट्यूब पे एक लिंक डायरेक्ट तो नहीं मिला, बट एक रिव्यू लिंक है, हम वो देख कर बात करते हैं। एक सेकेंड। ऑडियंस, क्या आप सुन पा रहे हैं मूवी को? नो सर। जी, थैंक मैं यू। तो नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। मैं वापस प्ले करता हूँ। मालूम अली। Here we go. नीलेश, इज इट ऑडिबल नाउ? या जी। मैं थोड़ा और पीछे से चलाता हूँ ताकि ये सीन पूरा क्लियर हो पाए और हम बात कर पाए। इतना ही मालूम है, यही है मालूम अली। Here we go. Well, thank God. हाँ, यहाँ पर मैं रोकता हूँ।
नीलेश भाई, पहला ही चांस और सीधा एक्टिंग सैफ अली खान के साथ में, और वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं अनुराग कश्यप, नीरज खेवान, इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ आपने काम किया जो अपने आप में सिनेमा स्कूल हैं। प्लीज़ जर्नी के बारे में बताइए कि कैसा प्रोसेस था, क्या क्या वहाँ सीखने को मिला, एंड डायरेक्टर जब एक्टिंग करता है तो पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं दिमाग में, क्या मतलब आप दूसरों से और बेहतर सोच पाते हैं, इंस्ट्रक्शंस या आने से पहले ही आपको पता होता है कि ये चेंज करना था? इसलिए जब मैं पहुंचा, हालांकि पूरी तैयारी करके पहुंचा था और वर्कशॉप भी हुए हमारे, जी। तो उनको लगा कि ये लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत उनको हुआ नहीं। हम क्योंकि तैयारी कर रखी थी। पहला दिन जब हमारा शेड्यूल आया और हम लोग, पहला दिन हमारा शूट था कच्छ में, तो कच्छ में गया और पहला टेक ही हमारा था इतने बड़े लीजेंड एक्टर के साथ, नवाज सॉरी सैफ अली खान के साथ। तो जी। थोड़ा तो थोड़ा तो डर लगता है, और ये कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे। जी। फिर जब हमारी जब जैसे ही मैं जाने लगा वैनिटी से निकल के, और तो सामने सर टकरा गए, सैफ सर, हाय हेलो हुआ वहाँ पर, और फिर थोड़ी बहुत बातें हुई, बहुत ज़्यादा नहीं। तो लगा कि अब हो जाएगा, एक बार इनको देख लिया अब हो जाएगा। जी। तो नो डाउट एक कॉन्फिडेंट भी था, जी। एक कॉन्फिडेंट भी था, और दूसरा ये कॉन्फिडेंट था कि मेरे साथ मेरा भाई है जो कि बहुत अच्छा एक्टर है, इसका भी कॉन्फिडेंट था मुझे। और क्योंकि तैयारी थी हमारी, अच्छी तैयारी थी, और जो डायरेक्टर थे नीरज घेवान सर, तो उनको भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट था कि ये लोग कर लेंगे। तो सब तरीके से वो पूरा एक माहौल जो था बहुत सपोर्टिव था, बहुत ही सपोर्टिव था। चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर हो नीरज घेवान, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे हर एक मेंबर हो क्रू का, सारे बहुत बहुत सपोर्टिव थे। ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं हम लोग, या मैं कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। वो जर्नी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार। जैसे मैं जानता हूँ कि एक डायरेक्टर अपने एक्टर्स को समझाने के लिए प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देते हैं कई बार, खास तर इस तरह के जो किरदार निभाने होते हैं। आप खुद में एक डायरेक्टर हैं, क्या आपने खुद को किसी प्रोसेस में डाला या खुद को समझाया कि अरे नीलेश तू अभी एक्टिंग करने वाला है, ये चीज़ समझ, ये ऐसे करना है? कैसे खुद को प्रिपेयर किया आपने? मैंने थिएटर से जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो एज एन एक्टर ही किया था। अच्छा। तो जी हाँ, तो एक्टिंग एक स्टेज पे करना थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। जी। तो वो था मेरे अंदर, वो एक्टर का थोड़ा सा पकड़, क्योंकि नितेश भी था, उसने बहुत तैयारी करवाया था। स्टेज का एक अलग थोड़ा जोन चला जाता है, जी। कैमरा के लिए अलग होता है, जी। लाउड थोड़ा कम करना पड़ता है। मैं लाउड हो जाता था प्रैक्टिस में, नितेश के सामने जब वो मुझे प्रैक्टिस करवाता था। तो जी। बहुत धीरे 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 वो समेटना पड़ता है कैमरा के आगे, एज एन एक्टर अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो। जी। जी। तो तो उस हिसाब से बहुत कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, बॉडी लैंग्वेज सीखा, कैरेक्टराइजेशन करना सीखा। धीरे धीरे अपने कैरेक्टर के ऊपर काम किया, बैकग्राउंड तैयार किया, क्योंकि उसमें था बैकग्राउंड ऑलरेडी। मैंने पूरा सेक्रेड गेम का पूरा नॉवल पढ़ डाला, करीब 1000 पन्ने का है वो, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना था। तो वो क्या धीरे धीरे बात। धीरे धीरे प्रोसेस में था, धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट हुई, और वो बहुत लंबा चला। ये बिल्कुल 2-3 महीने का पूरा एक शेड्यूल था हमारा, तीन काफी महीने लंबा था। जी। बीच में एक gap हुआ, थोड़ा मोटा होना पड़ा, शूटिंग पहले थोड़ा पतला होना पड़ा। डाइट किया हमने 3 महीने शूटिंग स्टार्ट होने के। 3 महीने के बाद जब हमने लोकेशन पे गए, तो हम बिल्कुल लकड़ी हो गए थे सूख के। वो अच्छा। ऐसा कुछ था करेक्टर वाइज, वो करना था। फिर उसके बाद बीच में एक 1.5 महीने का गैप मिला हमें, तो उसमें थोड़ा सा हेल्थ को इंक्रीज करना था। तो हमने फिर वो इंक्रीज किया। कितना कर पाए वो पता नहीं चलता है, लेकिन हमने काफी कोशिश की थी। तो एक लंबी जर्नी रही है, केवल डायलॉग और सीन से ही स्टक नहीं थे हम लोग, बॉडी के ऊपर भी बहुत काम करना पड़ा हमें। तो एक जी। लंबा चौड़ा प्रोसेस था जो जिससे हमें पूरा गुजरना पड़ा, और बड़ी आसानी थी। ये सारे काम बहुत आसानी से हुए, जी। जी। कोई बहुत ज़्यादा बहुत लोड नहीं लिया हमने। बहुत शुक्रिया नीलेश जी अपनी जर्नी बताने के लिए। थैंक यू सर। अब हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेशन है रीजनल ओरिजिनल कंटेंट। नीलेश भाई, जब भी क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें तो मैं अपना कहूँ
तो मैंने मैक्सिमम मूवीज़ हिंदी में ही देखी हैं जो टीवी में आई या सिनेमा में हम देख पाए। क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ मूवीज़ बनती होंगी, मुझे भी नहीं पता था। ये तो हाल फिलहाल एक ऐसी फिल्म निकली जो इंडिया से उठ करके बाहर गई, विदेशों में उसने अपना नाम किया, फेस्टिवल्स होने लगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहने का एक फ़ायदा ये है कि आप फिल्म फेस्टिवल्स फ्री में जा करके देख सकते हैं। तो एक ऐसी फिल्म आई, कई अखबारों में उसके पूरे चर्चे भरे हुए थे कि यार ये फिल्म है, क्षेत्रीय भाषा में बनी हुई है, जा करके देखना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट आपको फ्री में दिखा रही है। मैंने कहा यार बहुत अच्छा, श्रीफोर्ट जैसे बढ़िया ऑडिटोरियम में एसी में बैठ के देखने को मिलेगी और एक अच्छी फिल्म है फ्री में, चलो चलते हैं। तो ये लालच मुझे खींच करके ले गया। तो यहाँ पर एक फिल्म का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। फिल्म का नाम है द कोड, चैतन्य तम्हाने। विद योर परमिशन मैं ये क्लिप यहाँ दिखाना चाहूँगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। क्या कांबले की अरेस्ट के बारे में बात करनी थी आपसे। आप बता सकते हैं कि किन चार्जेस पे अरेस्ट किया है उन्हें? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसने सुसाइड किया? ये शीतला देवी झोपड़पट्टी है ना, उधर एक आदमी ने किया। अरे रान 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 चला फुटू सारे रान रे रान रान बले 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 मनाला चले रान रान चले मनाला चले। The accused Narayan Kamble, age 65, is charged under Indian Penal Code, Section 306, abetment of suicide in the death of Vasudev Pawar, age 25, who was a worker under contract with the Bruhan Mumbai Municipal Corporation. The deceased person committed suicide on the night of 24th August 2012 by choking himself to death inside a sewer located at Ram Vilas Road, Andheri East. The police, after its thorough investigation, concluded in its report that it was a clear case of suicide. अरे कोळले हात त्यांना विस्तवाचे दान रे दान दान बले 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 मनाला दान रे दान 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 दुश्मनाला दान रे। मला सांगा, सफाई कामगारांनो, आपण सगळे गटारात गुदमरून जीव देऊया, या विषयावर त्या दिवशी तुम्ही कुठलं गाणं गायलं होतं का? नाही. असं कुठलं गाणं तुम्ही आधी लिहिलंय का? अजून तरी नाही. म्हणजे असं गाणं तुम्ही लिहू शकाल, तुमची हरकत नाही असं गाणं लिहायला? नाही. ही चक चक चौंदळ हे चंदळ मंगळ हे चोल छाल रे हे भव्य मॉल रे री फॉर ऑल रे हा ग्रेट फॉल रे चोल छाल रे भव्य मॉल रे ग्रेट फॉल रे भोगवान रे रोगवान रे भोगवान। निलेश भाई, बहुत ही प्यारी फिल्म है, कोर्ट रूम ट्रायल्स के ऊपर है। कोर्ट में एक केस चल रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ने 25 साल के लड़के का कत्ल कर दिया है और दिखा रहे हैं कि उनका कैरेक्टर है, वो नुक्कड़ नाटक में जागृति कर रहे हैं, गानों के द्वारा समझा रहे हैं कि अपने दुश्मनों को पहचानो, अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्यार करो। द कोर्ट, चैतन्य तम्हाने, मराठी में बनी एक बेजोड़ फिल्म। आई थिंक ये एक फिल्म है जो मुझे जोड़ती है रीजनल सिनेमा से। आपका मैं टेक जानना चाहूँगा कि अगर इतना सब पब्लिसिटी नहीं होती, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताती कि एक क्षेत्रीय भाषा है या फ्री में प्रमोट नहीं करती, फेस्टिवल्स में नहीं जाती, तो क्या ऑडियंस तक एक रीजनल फिल्म मेकर रीच आउट कर सकता है? व्हाट आर द वेज टू रीच टू ऑडियंसेस? देखिए, कुछ तो बातें हैं जो रीजनल फिल्म को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं, जो शायद बहुत पहले, अब तो खैर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं लोग, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रीजनल फिल्म को अगर आगे बढ़ाना है तो वहाँ का गवर्नमेंट का सपोर्ट 100% चाहिए, वो 50 और 60% से होने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोकल बॉडी जितने भी हैं, उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे जगह जो भी, जैसे मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो क्या मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ क्या वो टेक्निकल, वहाँ पे उस हिसाब से टेक्निकली क्या वो जगह रिच है कि नहीं है। जो लोकल बॉडी है, क्या वो लोग ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मुझे उन लोगों से वो हेल्प मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट के हेल्प करने के बाद भी मुझे बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, या मुझ जैसों को ऐसा देखना पड़ेगा जो हमारे फिल्म के लिए बहुत सपोर्टिव हो और इंस्ट्रूमेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अभी क्या है कि केवल गवर्नमेंट सपोर्ट का ही नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ
हमारे लोकल बॉडी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है रीजनल फिल्म को प्रमोट करने में, वहाँ बनाने में। दूसरी बात है कि लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है। जी लोकेशन तो फिल्म में अभी स्टूडियो तो है नहीं, हम लोग स्टूडियो के अंदर जाके काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विजुअल, जितना ज़्यादा उतना ओरिजिनल, ताकि लोगों को पता चले कि ये उस जगह का है, तो ये ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि हमारे पास वहाँ से रिलेटेड कहानी होनी चाहिए, कंटेंट होनी चाहिए। जी मिला जुला के ऐसे कई सारी चीज़ पे करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके वो हम लोग सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे रीजनल में। जी नीलेश जी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, आप लास्ट लाइन वापस रिफ्रेज कर देंगे तो आसानी रहेगी दर्शकों के लिए। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि जी एक एकता गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा, हमें वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को वहाँ पे सारे लोग ऐसे लोग मिल रहे हैं, या तो फिर हमें मुंबई से बुलाने पड़ेंगे, तो वो जी कॉस्ट का एक प्रॉब्लम हो जाता है, जो हम लोग शायद प्रूव ना कर पाए हम लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल बॉडीज़ कितने हेल्पफुल रहेंगे हमारे जी साथ, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोकल एक्टर्स कितने हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये जी बहुत कुछ समीकरण होता है ये। जी नीलेश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल है मेरा। कुछ सालों पहले एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस हुई थी पीएसपी के द्वारा, और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था जो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच ही रहा था ऐसे किसी शो में मैं ये सवाल पुटअप करूँगा। बॉम्बे में बहुत सारे लोग जाके स्ट्रगल करते हैं। एक एक्टर राम कपूर के कहने के हिसाब से तो 90% जो एक्टर्स हैं पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, केवल 10% ही सक्सीड हो पाते हैं। सो इंडिया के ही एक छोटी सी जगह पर कुछ ऐसे एक्टर्स थे, टेक्नीशियंस थे जो बॉम्बे गए, स्ट्रगल की, सक्सीड नहीं हो पाए, थर्ड फोर्थ लाइन में डांसर्स थे, या शायद कैमरा अटेंडेंट बन के रह गए। वो वापस गए अपने गांव में और उन्होंने कहा भाई हम फिल्म बनाएंगे। तो उन्होंने वहीं की कास्ट को पकड़ा, वहीं की क्रू, सब लोगों ने फिल्म बनाई और उन्हीं के लोगों को दिखाना चालू कर दिया। मतलब बहुत कम पैसे में वहाँ के दर्शक फिल्म देख पा रहे। इसमें डॉक्यूमेंट्री का छोटा सा भाग यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्री का नाम है मालेगांव के शोले। अब आए हो रिंगन में, देख तो अपनी अपनी देख तो। बरोबर मिलेगी। अरे साहब, Almost the entire nation feeds on a daily diet of popular Mumbai films, but this small town has found an alternative. Malegaon makes its own films, which cost not crores, not lakhs, but 50,000 rupees to make. This is Nasir. His uncle owns one of the 14 video theaters in Malegaon, and Nasir's childhood was spent watching films, mainly Charlie Chaplin and martial art films. बहुत ही प्यारा प्रयास मैं कहूँगा, और सार्थक भी रहा है। यहाँ पे सवाल मैं जो जानना चाहता हूँ निलेश जी आपसे, एक मेन स्ट्रीम मूवी है, उसका एडेप्टेशन किया जाता है, या यूँ कहूँ कि रीमेक किया जाता है क्षेत्रीय भाषा में, ये क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, और वही की ऑडियंस को परोसा जाता है, यानी कि कंज्यूमर्स भी हैं, क्रिएटर्स भी हैं। रीजनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या ये तरीका सही है, या वी शुड हैव अ रीजनल ओरिजिनल कंटेंट टू एंगेज और ऑडियंसेस? ये क्लिप हमने अभी जो देखा, इसमें आई एम श्योर देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट है इसमें। जी, लोग हंसेंगे इसको देख के, बहुत इंजॉय करेंगे, नो डाउट। इसको तो सही बात है, इसको लोग पसंद करना ही था इनको, क्योंकि थोड़ा सा क्लिप देख के हमें पसंद आ रही है, थोड़ा सा क्लिप देख के। जी, ये फिल्म आने कहाँ ले गए लोगों को। तो ये एक तो रीजनल, ये तो इसमें मुद्दा क्या था ये तो मुझे समझ नहीं आया इस फिल्म के क्लिप को देख के।
जी। लेकिन रीजनल जहाँ क्वेश्चन क्या था आपका कि लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। हाँ, मतलब मेरा सवाल जो है और फिल्म का मुद्दा ये है कि बॉम्बे में जो लोग स्ट्रगल करके परेशान हो रहे हैं उनमें से ही कुछ लोग वापस आए। उन्होंने कहा बम्बई में अपनी मुकाम नहीं बना सकते तो अपने क्षेत्र में वहीं पर कुछ बनाते हैं, क्षेत्रीय भाषा से मिला जुला। खैर ये जो मूवीज़ बनी हैं हिंदी में ही, कुछ क्षेत्रीय टच और वहीं के आर्टिस्ट को काम मिला, काम आगे बढ़ा गया। तो मेरा सवाल है कि ऐसी चीज़ों का जो कमर्शियल मूवी बनी हुई उनका रीमेक करना या फिर अपना कुछ ओरिजिनल हम क्रिएट करें, वो भी रीजन अपनी भाषा में, क्या ज़्यादा बेहतर है, क्या ज़्यादा बेहतर विकल्प? देखिए अपने यहाँ पे दोनों बेहतर है, लेकिन लोग प्रेफर ज़्यादा करेंगे कि वहाँ के जो मतलब जो उनका अपना है वैसा कुछ अगर कुछ क्रिएट करते हैं लोग मिलके, उनकी टीम मिलके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, वो ज़्यादा इफेक्टफुल होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। विलेज रॉक स्टार 2017 में ये फिल्म आई थी, आसामी फिल्म है ये। जी। ये फिल्म कुछ आपस में कुछ एक 4-5 लोग की टीम थी, आपस में ये लोग एक दिन डिसाइड किया, इससे पहले शायद वो लोग थिएटर ही करते थे, आपस में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक फिल्म बनानी है। जी। तो डायरेक्टर थी शायद रीमा लागू नाम था शायद, रीमा दास जहाँ तक शायद मुझे- नाम। रीमा दास सॉरी, रीमा जी। दास। तो इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और वो विलेज रॉक स्टार जैसे एक जबरदस्त फिल्म उन्होंने क्रिएट कर दिया। और आपको यकीन नहीं होगा, ये लगभग सारे फिल्म फेस्टिवल में ये रन किए जी। और इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भी इसको भेजा गया। वहाँ पे सिलेक्शन हुआ अंडर 1 to 9 में, जो लास्ट की फिल्म जो सेलेक्ट होती है उसमें ये रह गया था, ये वहाँ तक पहुँचा। क्या बात है। ये पहला उदाहरण था। दूसरा था एक एग्जांपल, आपको बहुत ही जबरदस्त मुद्दा था। फिल्म का नाम था पीरियड। जी। एक बेसिकली शॉर्ट फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री थी। जी। 2 बहनों ने शायद इसको बनाया था। ये फिल्म भी ऑस्कर गई और ये ऑस्कर जीती। क्या बात है। दोनों फिल्म एक पर्टिकुलर एक जगह से उठाई गई है, वहाँ के लोग की मानसिकता को दिखाया गया इस पीरियड में। जी। और जो दोनों फिल्म देखिए कितना लाजवाब है, उनका एक अपना एक ऑब्जर्वेशन था, अपना एक उनका एक मुद्दा उठाया, उन्होंने एक क्रिएट किया। और ये जी। दोनों फिल्में देखिए इतने बड़े लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। क्या बात है नीलेश जी। यहीं बड़ी पर बात है। मैं चाहूँगा कि हम दर्शकों को दिखा पाएँ। विलेज रॉक स्टार का एक ट्रेलर मुझे ऑनलाइन मिला है जो मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ जी। Lolo. Mengeluarkan pesan kita saja. Oke. योगेश जी, मैं पूरा ट्रेलर यहाँ पे नीलेश जी नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा जो सवाल है आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है इस मूवी को देख करके। कुछ बच्चे हैं, महत्वाकांक्षी बच्चे हैं, जो अपने गांव में रॉक स्टार बनना चाहते हैं और मे बी किसी चीज़ से या किसी गायक किसी बैंड से इंस्पायर्ड हो सकते हैं और वो डिसाइड करते हैं उनकी जर्नी, और इस बारे में पूरी फिल्म है। जो बच्चे हैं, जो बचपन है, यूपी के बच्चे हुए, बिहार का साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूँ, तमिलनाडु एरिया में या असम में, ऐसा कॉन्सेप्ट जो ग्लोबल हो सकता है। जैसे आमिर खान की मूवी भी आई थी सुपरस्टार, वहाँ पर भी अब बात हुई थी कि एक लड़की है जो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है पर उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कैसे उसकी स्ट्रगल रहती है। इसको एसएमईज लैंग्वेज में करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा काम भी है। सो एज अ रीजनल फिल्म मेकर प्लीज़ बताइए कि ऐसे ग्लोबल सब्जेक्ट्स को हम मेन स्ट्रीम में क्यों ना करें, रीजन में क्यों करें? क्या सिर्फ लैंग्वेज के लिए? क्योंकि मैं अगर बच्चे देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ये बच्चे मेरे को दिल्ली में भी देखने को मिल जाए। तो क्या अलग है, क्या पहचान है रीजनल सिनेमा की? एक तो रीजन सिनेमा की जो एक रॉनेस होती है वो आपको सबसे पहले दिखेगी विजुअल्स में। वो रॉ आपको शायद मेन स्ट्रीम की जो फिल्म होती है उसमें भी बहुत कुछ सजा हुआ होता है, लेकिन जो रीजनल होती है वो अपने परिवेश से,
अभी देख, जैसे एक बच्ची वो एक कैप पहनी हुई है, वो लगता है कि वो कैप जो है ऐसे रीजन में बनता है, जैसे आसामी में लोग ऐसे कैप पहनते हैं। तो छोटी छोटी डिटेलिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ की वो जो पहचान है वो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जी अब हम लोग एक, अब जैसे बिहार की फिल्म है, अगर उसको हम गुजरात में बनाएंगे तो वो शायद गड़बड़ हो जाएगा मामला। जी और बिहार की फिल्म में बिहार में बनेगी, जाहिर सी बात है, लैंग्वेज भी, वो टोन, इसमें बच्चे तो हैं दिख रहे हैं लेकिन उसका एक टोन भी आता है, लैंग्वेज भी आता है, तो पकड़ में आता है कि अच्छा ये वहाँ की फिल्म है। तो ये है। और रही बात मेन स्ट्रीम में लाने की, तो मेन स्ट्रीम में तो देखिए, बल्कि मैं तो इससे भी ज़्यादा बोलूँगा कि जो क्षेत्रीय सिनेमा होती है वो इंडिया को एक वर्ल्ड सिनेमा के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करती है। और अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो मेन स्ट्रीम तो है, सजी हुई फिल्म होती है, बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बहुत ही अच्छी लगती है, एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन जहाँ वर्ल्ड सिनेमा की बात हुई तो हमारी मेन जो हम लोग जिसको बॉलीवुड कहते हैं, उसमें वर्ल्ड सिनेमा में उस बॉलीवुड से शायद आपको बहुत कम फिल्में मिलेंगी। जी जितना फिल्में आपको रीजनल सिनेमा से उठा के मिल जी जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। नीलेश जी, अगला जो सवाल है वो मेरा कमर्शियल सिनेमा के रिस्पेक्ट में है। एक पुरानी फिल्म मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन एक्टर हुआ है हमारे समय के, राज साहब। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। इसका एक सीन हम देखते हैं और फिर मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। राम कभी नहीं करूंगा। क्या किया है तूने? अरे तो बोलता क्यों नहीं? तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी नहीं है भाजी। गाड़ी नहीं है? क्या हुई तेरी गाड़ी? कान पकड़, कान पकड़। अरे तू बोलेगा भी या कान ही पकड़े रहेगा? कसम खाता हूँ भाजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं लाऊंगा। चोर बाजारी का माल? हाँ भाजी, चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला, नहीं तो 2-3 बरस जेल की चक्की। दुहाई काली मैया की, खबरदार जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम राम राम। नीलेश जी, बहुत ही प्यारी अदायगी अगर मैं बोलूँ, और इतनी मासूमियत किसी कैरेक्टर में दिखना, जो पहले ही आकर के बोल रहा है कि फिर ऐसा नहीं करूँगा, गाड़ी कहाँ हुई, एंड देन वहाँ पर जो दूसरी किरदार है वो कहती हैं कि दुहाई काली मैया की। ग्रामीण अंचल का हम सीन देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा है, हिंदी में ही है, कुछ कुछ टच दिया गया है ग्रामीण परिवेश का। हिंदी फिल्मों में कई बार मेरे को यह अचंभा भी होता है कि क्यों हम क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले मैं कैंपस में पढ़ता था तो मुझे पता चला सूता जो होता है, हमारे यहाँ सूतना मतलब मारने को कहते हैं, और शायद बिहारी भाषा में, भोजपुरी मैथिली में सोने को कहते हैं। सोने को कहते हैं। मुझे नहीं पता था, पर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और मैं मजाक में यूज़ किया और मैं एक शब्द सीख भी गया। हाल फिलहाल की कुछ ऐसी मूवीज़ मैंने देखा है जहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं थोड़ा बहुत एक्सेंचुअलाइजेशन करते हैं। अरे क्या कह रहे हो? मैं एक बहुत बड़ी हिट हिंदी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, पर वहाँ पे बहुत बड़े स्टार गए और एक बायोपिक में उन्होंने काम किया बिहार में, और मुझे बहुत दुख हुआ वो मूवी देखने के बाद, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक एक्सेंट मुझे नज़र आया। जैसे इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश देन आई एम नॉट एन इंग्लिश पर्सन। मैं जीतू हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड दैट इज़ माई ओरिजिनल वे ऑफ स्पीकिंग। क्योंकि मैं हिंदी से ज़्यादा लगाव महसूस करता हूँ, अपनी भाषा से ज़्यादा लगाव करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर बोल पाता हूँ। मेन स्ट्रीम में मुद्दे भी उठाए गए, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जहाँ पे कई बार तो अगर हम लगान भी कहेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा किस गांव की बात हो रही है। इंडिया के किसी गांव में ऐसा होता था। बॉम्बे पे कुछ मूवीज़ बनी है अनटिल अनलेस इट वाज वेरी स्पेसिफिक, जैसे कि द लास्ट मेट्रो ऑफ मुंबई, सॉरी द लास्ट ट्रेन ऑफ मुंबई ऐसे करके एक मूवी आई थी।
और उसके अलावा शूट आउट एट वडाला, जहाँ पे आपको पता है वडाला करके एक जगह थी जो बॉम्बे के अंदर है, या कैरेक्टर्स वहाँ के हों। मांझी एक मूवी थी तो पता है कि वहाँ के व्यक्ति की थी, तो उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें रखी गई। सो ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कोशिश करते हैं कि जो भाषा है वो एक आम भाषा में फिल्में हो पाए, वहाँ पे हम क्षेत्रीयता को रखते हुए भी कल्चर के केवल कुछ कुछ इनपुट्स दिखाते हैं, और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे काफ़ी कुछ चीज़ें हम सिनेमा में रखते हैं जो कि वहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करती है। एक काफ़ी समय पहले एक फिल्म मैंने देखी थी जो बिहार के बारे में थी, और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मॉर्निंग में छोले भटूरे खा रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि शायद वहाँ पर चना और चूड़ा और दही खाते, जैसे मेरे दोस्त बताते हैं, झालमुड़ी खाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें, लिट्टी चोखा ऐसा कुछ होगा। भटूरे मुझे पता है, छोले भटूरे पंजाब का एक व्यंजन रहा जो कि ग्लोबल हो चुका है। तो क्या इस तरह की सिनेमैटिक लिबर्टी जो पहले ली जाती थी और अभी भी, क्या ये सही है, या इन चीज़ों को ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए? वहाँ पे सिर्फ एक्सेंट ना हो करके पूरा एक टोन भी होना चाहिए। जैसे चैतन्य तम्हानी की मूवी में हमने देखा कोर्ट सीन में जिस तरीके से वो इंग्लिश बोल रही थी, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था कि वो है एक मराठी कैरेक्टर है। प्लीज़ इस मूवी के बारे में बताइए और इस सवाल के बारे में, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन। ये रीजनल फिल्म के लिए हर कोई चाहता है कि फिल्म बनाए, चाहे वो रीजनल फिल्म बनाए, चाहे वो मेन स्ट्रीम की फिल्म बनाए। ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे तीसरी कसम की आपने क्लिप दिखाई इस सवाल के पहले, और आपने कहा कि इसमें जो लैंग्वेज है वो तो है हिंदी में ही, हल्का सा टोन दिया गया है बिहार का, यूपी का, है ना जी। ये फिल्म तो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है, उसके ऊपर ये फिल्म बनी है तीसरी कसम। जी। मारा गया गुलफाम, शायद ये इस पे वो बनी है ना। तो इसमें देखिए ये राज कपूर साहब ने ये फिल्म इसमें काम किया है, ठीक है। तो अभी राज कपूर साहब ने इसमें, देखिए लीजेंड तो लीजेंड होते हैं, है ना। अभी क्षेत्रीय फिल्म को रखते हुए भी, मेन मुद्दा वहाँ का रखते हुए भी, इन्होंने उस लैंग्वेज का हल्का सा एक टोन लिया, जैसे कि बैलगाड़ी धर लिया, हम लोग बोलते हैं पकड़ लिया, है ना, उन्होंने कहा धर लिया। तो ये हल्का हल्का ये कुछ कुछ ये जो छोटी छोटी ये जो लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर जिस जगह पे बोली जाती हैं, उसको यूज करते हुए पूरी फिल्म के जो डायलॉग्स होते हैं वो हिंदी में होते हैं, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। क्योंकि हम लोग हिंदी पट्टी के लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग हम लोग हिंदी आराम से समझ लेते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में 2 लिंक लैंग्वेज है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों को पकड़ पाए, है ना। और दूसरी बात है कि राज कपूर साहब की फिल्म फेस्टिवल में तो जाती ही थी, लगभग पूरे वर्ल्ड के फिल्म फेस्टिवल में जाती थी, साथ में उनको पूरे वर्ल्ड की और पूरे इंडिया की आराम से सिनेमा हॉल भी उनको अवेलेबल होता था। ये दोनों उनका जो पकड़ था दोनों में काफ़ी अच्छा था। तीसरी कसम भी वैसी फिल्म है, रीजनल होते हुए भी ये एक पूरा सो कॉल्ड हिंदी फिल्म इसको बोल सकते हैं। जी जी। तो अगर हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो इस तरीके से कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लैंग्वेज बैरियर्स तो होता ही है, लेकिन इसको साथ में लेकर हम लोग कैसे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है ये तीसरी का। जी जी। नीलेश जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पर पहले मैं क्लिप दिखाऊंगा। एक बहुत ही शानदार मूवी आई, एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी की, उनको किंग खान कहा गया है। हाँ। मूवी का नाम है माई सेल्फ राहुल, 40 साल का हो गया, और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई। इसी के साथ जो हुई, तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। You know Periyathavai? Teacher. Ille. Don.
मैं निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। बहुत एक प्यारी कमर्शियल मूवी रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ जब ये मूवी आई कि इस फिल्म मेकर ने, रोहित शेट्टी जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया। मैं सिर्फ क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा हूँ, इस फिल्म में कुछ प्रॉपर ऐसे सीन्स थे जो पूरी साउथ इंडियन लैंग्वेज में थे और एक भी सबटाइटल नहीं था। और जब मैं देख रहा था अपनी फैमिली के साथ, मैं ऐसे देख रहा था, हाँ हाँ समझ आ गया, वो कुछ समझ आया, हाँ समझ आ गया। एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ लाइक हैविंग दी प्लेस, मतलब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ देखो मेरी मूवी है, देखनी है तो समझना पड़ेगा। बहुत प्यार से इन्होंने कुछ कुछ कैरेक्टर्स एग्जैजरेटेड भी हैं। मैं दीपिका जी के परफॉर्मेंस को बहुत लाउड नहीं बोलूँगा, बट नॉर्मली मेरे जितने साउथ के फ्रेंड हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे करके बात नहीं करते, ये तो मुझे पता है। सिनेमैटिक लिबर्टी यहाँ पे ली गई। सो पहला ये मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा, उसके बाद से एक दौर आना चालू हो गया जहाँ पर और फिल्म मेकर्स भी रीजनल इनपुट देने लग गए। तब लगने लगा कि हाँ यार, अगर स्त्री का कैरेक्टर है तो वो व्यक्ति जिस तरीके से बोलेगा वो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली का लड़का है। ओए मोड़े धरा मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में वो शायद ज़बान जहाँ पे रखते हैं, टंग प्लेसमेंट की बात है, उन्होंने इतनी बखूबी किया और मुझे लगा यार ये तो कुछ और ही दिख रहा है, शायद मुझे इस जगह भी जाना चाहिए। वो कनेक्ट कर पा रही है उन लोकेशन से, उन लोगों के साथ कि हाँ यहाँ का सिनेमा भी हो सकता है। और इसके बाद तो जैसे बाढ़ ही आनी चालू हो गई, हम अलग अलग वेब सीरीज़ देखने लगे, चीज़ों पे काम होने लगा, शॉर्ट फिल्म्स भी आने लगी। जैसे आपने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया था, पीरियड। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एज अ फिल्म मेकर अगर आप कमर्शियल फिल्म्स कभी बनाते हैं तो क्या आप ये रिस्क लेंगे कि पूरा एक चीज़ मैं रीजनल रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टैक। मूवीज़ बनाना और उनको रिलीज़ करना दो अलग अलग बिजनेस के पार्ट। जी बताएं आप। ये चेन्नई एक्सप्रेस तो नो डाउट बहुत प्यारी फिल्म, अच्छी फिल्म थी। इसमें खास बात ये है कि पूरी फिल्म हिंदी में है और जहाँ पे एक लैंग्वेज आता है जो कि समझ नहीं आता है, वो भी एक इंटरटेनमेंट क्रिएट करती है और बहुत सही तरीके से इंटरटेनमेंट क्रिएट करती है। ना समझते हुए भी हम लोग उसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो पूरी फिल्म में नहीं है, बस एक कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लिया गया। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इंटरटेनमेंट कहाँ हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज तो है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना बिना सबटाइटल के, उससे भी हम लोग हंसते हैं। तो ये बड़ी बात है। ये बहुत सक्सेसफुल रहा। रोहित शेट्टी जी का बहुत बड़े कैरेक्टर है, उनका तो नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जिस तरीके से इनको क्रिएट किया गया है, शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग किया है, या दीपिका पादुकोण ने जो आपने जैसे कहा बहुत लाउड, लेकिन वो लाउड कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में, एक्सप्रेशन के साथ कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम में भी अगर हम लोग भोजपुरी का यूज़ करते हैं, एक कैरेक्टर भोजपुरी को उठा के ले आते हैं, वो कितना, जैसे रन हमने फिल्म देखा, रन फिल्म में एक यूपी का बंदा पेटीकोट बाबा के नाम से आज पूरे दुनिया में वो मशहूर हैं। तो किस तरीके से वहाँ के लैंग्वेज को, वहाँ के कैरेक्टर को उठा के हमने मेन स्ट्रीम में उसको इस तरीके से पड़ोसा लोगों के सामने कि वो आज एपिक बन गया। ये तो ये एक्सपेरिमेंट भी है, ये स्क्रिप्ट भी है, ये सीखने वाली बात भी है, ये बहुत कुछ है। ये इंटरटेनमेंट है, प्योर इंटरटेनमेंट। जी बहुत सही कहा नीलेश जी। आई थिंक अभी हम दो सवालों के जरिए जान भी चुके हैं कि मेन स्ट्रीम से रीजनल कंटेंट में आना, शोले ऑफ मालेगांव, एंड रीजनल से मेन स्ट्रीम में आना, जैसे हमने रन का एग्जांपल दिया और हमने चेन्नई एक्सप्रेस दी। एक दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ही है और इसकी क्लिप मैं पहले दिखाना चाहूँगा ताकि ये सवाल थोड़ा क्लियर हो पाए। ये एक क्षेत्रीय भाषा में बनी मूवी है, भोजपुरी में, नाम है नया पता। हम जल्दी ही चल जाए। रउआ बोलो नहीं है का? हाँ, चीनी मिल के पुर्जी के का भाई जमा कर दे बानी, अगला महीना ला हो सके तो पैसा मिले। तक जीवन बाबू के 2 बार चिट्ठी आ गई, आखिर तू कब ले दिल्ली जेबो? ठीक बा बाबूजी, हम जल्दी ही चल जाएंगे।
नीलेश भाई, सवाल जो मेरा है कंटेंट को लेकर के है। एक तरफ हम चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं जहां पर शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान की अपनी एक नेटवर्क है, उनकी एक चाहने वाली करोड़ों की ऑडियंस है, वो कुछ भी बनाएंगे लोग देखने आएंगे। यहाँ पर हम एक सीधा सिंपल मुद्दे की बात कर रहे हैं, किसानों की दुर्दशा। अगर मैं विदर्भ के किसानों की बात करूं, महाराष्ट्र में जो दुर्दशा चल रही है, अभी किसानों का मार्च 2 साल हुआ है, उससे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। नया पता अभी गन्ने की खेती के बारे में, चीनी मिलें बंद हो रही हैं, व्यक्ति उठ के वहाँ पे, उसके पास उद्यम नहीं है, उठ करके वो जाएगा क्योंकि बात दिल्ली में भी है, शायद उसको जॉब मिलेगी। कंटेंट बेस्ड सिनेमा, रीजनल सिनेमा वर्सेस सेलिब्रिटी बेस्ड रीजनल सिनेमा की मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स और भी जोड़ना चाहूँगा। हाल फिलहाल में कुछ और ऐसे अच्छे एक्टर्स सामने आए हैं जिन्होंने रीजनल सिनेमा को बैकअप देना शुरू किया है। प्रियंका चोपड़ा जी ने भी अपने प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ ऐसी रीजनल फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। मनोज वाजपेयी जी भी ऐसी रीजनल फिल्म से जुड़े रहते हैं। कृपया बताइए आपका क्या टेक है, क्या सेलिब्रिटीज़ लाएंगे तभी हम अपने क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय कल्चर को, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा के दिखा सकते हैं, या नहीं यार हमारा कंटेंट असरदार है, इस पे हम चल सकते हैं, हमें रिस्क लेना चाहिए? कंटेंट असरदार है इसीलिए सेलिब्रिटी आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ तो बल मिलेगा रीजनल सिनेमा को, वहाँ के क्षेत्रीय लैंग्वेज में वहाँ के कलाकारों को। कुछ नहीं, मेरे हिसाब से बहुत बल मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी अपने रीजन में आ रहे हैं और वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के छोटे एक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये और ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म बहुत लिमिट है क्षेत्रीय फिल्म के लिए। बहुत आज के डेट में जो फिल्म फेस्टिवल में चल रही है वो चल रही है, बहुत ऐसे फिल्म हैं जो कि फिल्म फेस्टिवल में उनको सेलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, चाहे रीज़न जो भी हो, लेकिन बन तो रही है। और आज ऐसे कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ भी रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या फिर हॉटस्टार, और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रीजनल फिल्म को, जी हाँ, तो वहाँ पे रीजनल फिल्म को एक जगह दी गई है, चाहे वो बंगाली फिल्म हो, चाहे मराठी फिल्म हो। तो एक तरीके से ये मेन स्ट्रीम के ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के वेब सीरीज और फिल्म आ रहे हैं, वहाँ पे रीजनल सिनेमा को एक जगह दी गई है। तो दम है रीजनल सिनेमा में, दम है, बहुत कुछ है, तभी वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं लोगों को और उनको अपने काम की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। अब देखिए एक और बात है, भोजपुरी फिल्म वो तो ठीक है बिहार के परिवेश में बनती है, अब तो भोजपुरी फिल्म ही अमेरिका में बनती है जी। अमेरिका में भी लोग भोजपुरी बोलते हैं आजकल, ठीक है, फिल्मों में हम लोग ये देखते हैं, लेकिन पूरी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री मुंबई में है जी। और एक आध अगर इंडस्ट्री वहाँ पे जाती है भोजपुरी फिल्म शूट करने, तो वहाँ के पूरे लोगों में खलबली मच जाती है कि एक शूट होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कंटिन्यूसली शूट नहीं होती है। सारा भोजपुरी का भी तो मुंबई हो गया है, लोग मॉरिशस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो ऐसे है, मेन स्ट्रीम में भोजपुरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे में भी बहुत अच्छा कर रही होगी बिहार में, लेकिन क्या बिहार में वो फिल्म बना रही है? तो मेन स्ट्रीम जो भोजपुरी या फिर रीजनल के पास जा रही है और एक वहाँ की रीजनल फिल्म जो उठ के कहीं और जा रही है, तो ये जो है वो थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है। जी जी। नीलेश जी, मेरा अगला सवाल ज्वलंत समस्याओं और मुद्दों को लेकर के है। एक साल ऐसा आया जब हमारे भारत में बहुत अधिक दंगे और फसाद होने लगे। एक कम्युनिटी खास को टारगेट किया गया। 1984 का वो साल था और इस पे बेस्ड काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बनी हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो वाइडली रिकग्नाइज्ड हैं। इसी से रिलेटेड एक क्षेत्रीय भाषा पे बनी मूवी है पंजाब 1984, ये हम देखते हैं, उस पर बात करते हैं। चलो भाई कड्डो बाहर। चल फिर अच्छा ओ भज ਹਾੜ ਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ ਜੋ
ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਛਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੇ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕਦੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਦੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਵੀ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰੇ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਉਡੀਕ ਵੇ ਕੁੱਟ ਲੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਵੈਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ 45 ਛੱਡ ਕੇ 47 ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। अब इनको भी पता चले कि किसान जब फसल को छोड़कर गन पकड़ता है तो क्या होता है। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत अच्छा ये फिल्म का ट्रेलर बन पड़ा है और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत मंजे हुए कलाकार जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इसमें काम किया है। नीलेश भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट से पहले ही बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषा में। ऐसी फिल्म को फिर से बनाना अपनी क्षेत्रीय भाषा में और इतने बजट के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ सिनेमा इज़ अ वेरी कॉस्टली मीडियम। आप कुछ भी बनाएंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने की कॉस्ट 5 रुपये का पेन और 10 रुपये की किताब, आपने 15 रुपये में अपना काम कर लिया। परंतु सिनेमा की बात करते हैं तो ना सिर्फ आप स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस को हायर कर रहे हैं, स्पेस है, फूडिंग, लॉजिंग, एडिटिंग, रिलीज तक का खर्चा, यानी कि वो एक बहुत बड़ा बजट है और कोई इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है रिटर्न्स के लिए कर रहा है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी रही, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। और पंजाबी में जैसे मैं मूवीज़ देखता रहता हूँ कि फैमिली कॉमेडी रिलेटेड ज़्यादा मूवीज़ होती हैं, एक सोशल इशू बेस्ड मूवी आई जहाँ पर एक पूरी व्यवस्था के बारे में सवाल किया गया। एक माँ बोल रही है कि तुम कुछ भी ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो वहाँ पर, और फाइनली दिखाते हैं कि वो लड़का जा कर के बागी बन गया। बाकी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो बहुत सारी और भी मूवीज़ हैं जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। सोन चिड़िया हो गया, उससे पहले काफ़ी सारी, पान सिंह तोमर हो गया, वहाँ पर ये सब ज्वलंत मुद्दों को उठाया जा चुका है। 1984 के संदर्भ में ये मूवी बनाई गई और रीजन बनाई गई। सो आप कितना सहमत हैं कि वो चीज़ें जो पहले बच चुकी हैं उनको रिक्रिएट करना या कुछ नया और अनूठा पेश करना क्षेत्रीय भाषा में क्या ज़्यादा सही है? देखिए, जो चीज़ बन चुकी है उसको दोबारा बनाने का मतलब ये है कि जो चीज़ हो चुकी है वो दोबारा हो रहा है हमारे समाज में। तो जब वो दोबारा हो रहा है, वो अभी तक रुका नहीं है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है ना, हमने जाना भी है, आईना होती है फिल्में समाज के लिए। तो वो चीज़ अगर दोबारा बन रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अपनी बात को कहा जा रहा है, कॉस्ट खर्च करके हमारे सेलिब्रिटीज एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से बनते रहना चाहिए। अब देवदास 5 बार बनी है, देवदास 5 बार बनी है, उसमें मुद्दा जो भी रहा हो, तो ये तो और भी ज्वलंत मुद्दा है किसानों के ऊपर। तो ये अगर 10 बार भी बने तो मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये बनते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और लोगों को, जी हाँ, और इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया नीलेश जी। एक सवाल जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है वो ये कि कुछ भी बनाते हैं तो कॉस्ट लगती है और एक प्रोफेशन है, लोगों की ब्रेड एंड बटर जोड़ा है, उनकी फैमिलीज इस पर टिकी होती हैं कि चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो मेकअप मैन है, कि वो इतने दिन काम करेगा, शूट करेगा और वापस आकर के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। क्षेत्रीय भाषा के जो निर्माता हैं या निर्देशक हैं, आई थिंक बहुत बड़ा हिस्सा तो आपका जो कॉस्टिंग है वो शूटिंग और मेकिंग में चला जाता है। कैसे फिर उसको सेल आउट करें, कहाँ पर जाकर के वो चीज़ें देख पाएंगी? क्या क्षेत्रीय फिल्म बनाने के बाद जितनी लागत है, लागत मूल्य निकल पाता है? क्योंकि आप भी अपनी ओरिजिनल फिल्म लेकर के आने वाले हैं, आप अपने स्क्रिप्ट के लिए काम कर रहे हैं, पिचिंग और कई चीज़ों को लेकर के, और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कुछ हमें बता सकें। देखिए, मुश्किलें होती हैं, ये सही बात है, मुश्किल तो होती है। अगर गवर्नमेंट के पास भी बहुत लोग जाते हैं तो गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है कि हम तो केवल शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं,
फीचर फिल्म के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये होता है और ये हुआ भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं, फिर भी लोग हिम्मत करते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। ये सारा एफर्ट होता है कि क्या हम अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, सही तरीके से उसको कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं। ये अगर सिर्फ, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है, फिल्म बन जाती है, उसके बाद तो समझ में नहीं आता है कि इस फिल्म को लेके हम कहाँ जाएं। और अगर फिल्म थोड़ा भी 19 है, भगवान ना करे किसी का 19-20 हो, लेकिन अगर फिल्म थोड़ी भी 19 है तो वो और होपलेस हो जाती है बाद में जाके कि अरे यार इतना मेहनत करके बनाया था लेकिन ये फिल्म बिक नहीं रही है। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो कंटेंट हम लोग उठा रहे हैं या कोई भी जो भी कंटेंट उठा रहा है उसमें इतना दम होना चाहिए कि लोग सामने से कोई अगर उसको देखता है तो वो लेने के लिए एक बार तो कम से कम सोचे कि यार बहुत जबरदस्त फिल्म बनी है, इसको हम लोग करते। जैसे लंच बॉक्स, जी आप लंच बॉक्स को आपने देखी होगी तो आपको याद होगा, वो लंच बॉक्स बनने के बाद 2 साल तक वो पता ही नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। एनएफडीसी ने शायद उसको प्रोड्यूस किया था। जी बिल्कुल। बाद में उसको निकाला गया और धर्मा प्रोडक्शन ने उस लंच बॉक्स को खरीदा। बहुत प्राउड वाली बात थी उस वक्त की, ऐसे फिल्मों को इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके कंटेंट में दम होनी चाहिए। पान सिंह तोमर भी वही थी, वो भी फिल्म बनने के बाद वो काफी दिन तक वो बंद थी, लेकिन फिर बाद में उसको, क्योंकि उसके अंदर वो दम था, कंटेंट था उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है अगर आप उस स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, कंटेंट पे काम करते हैं, वो फिल्म निकलेगी ही निकलेगी। कोई ना कोई समझेगा, जरूर समझेगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो आपकी फिल्म लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपके अंदर कितना आपने काम किया है, कितना मेहनत किया है, वो डिपेंड करता है। जी जी। और लोगों को फिल्म बनाने से डरना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल बनाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने कि फिल्म बनाने से डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे नीलेश जी, मैं एक और एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। विदेश से एक युवक वापस आता है, स्वदेश फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक फिल्म मेकर वापस आता है और डिसाइड करता है यार मैं फिल्म बनाऊंगा अपने रीजन में और मैं एक्टर्स को नहीं लूँगा। पहला एक्सपेरिमेंट कि फिल्म बनाऊंगा बिना ट्रेनिंग के, एक्टर्स को नहीं लूँगा, नॉन एक्टर्स को लूँगा और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में फिल्म बनाऊंगा। ये फिल्म इतनी अच्छी बन जाती है, विदेशों तक में हाथों हाथ ली जाती है और एक लाइव एग्जाम्पल हो जाती है एक मास्टरपीस का। मूवी का नाम है तिथि और ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ಮಾಮ ಏನ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೆಂಚುರಿ ಗೌಡ ಎರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬುಡುಟ ಸರಿ ಬಿಡು ಅವೆಲ್ಲ ತಗಪ್ಪ ಹೂವು ಉಸಿ ಜೋರಾಗೆ ತಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಮ ಬದುಕವನ 100 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು ತಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಜಮೀನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಹಣ ನಿನಗೆ, ಹಾಗೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋ. ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕಲೇಬೇಕು. ಏನಾರ ಎಲ್ಲಾರ ಯಾತವರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಲ್ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜಮೀನು ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಜಮೀನು ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. नीलेश जी, बहुत ही प्यारी फिल्म, कॉमेडी मूवी है। ऑडियंस में जितने भी लोग हैं प्लीज़ देखिएगा। बुजुर्ग है जो मर नहीं रहा है और उनके जो बच्चे बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्दी वो निपटे और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सके, और वो मर ही नहीं रहे। तो ये क्या करते हैं, जालसाजी करते हैं, नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। गांव है तो नकली वो क्रिमेशन भी दिखाना पड़ता है कि व्यक्ति मर गया है, उसकी चिता जल रही है और अचानक से श्राद्ध हो रहा है और लोगों को बुला रहे थे। बड़ा फीस होता है गांव में, जैसे बकरा या बाकी चीज़ें कट रही है, लोग खा रहे हैं और ये जो कैरेक्टर है वो आता है और अपना ही श्राद्ध खा रहा है वहाँ पे, कहता है वो सामान ला के तो मुझे खाना है। तो बहुत ही प्यार से एक ये कहानी बताई गई है रीजनल। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ और कमर्शियल मूवीज़ पहले भी बन चुकी हैं।
एक बहुत ही प्यारी मूवी थी जिसमें प्राण साहब ने काम किया है, और मूवी का नाम था इसी का नाम जिंदगी। बकिया बांछाराम की का जो नाटक है उस पर ये बेस थी। नेक्स्ट क्लिप में तुरंत ये दिखाना चाहूँगा और फिर हम थोड़ा कंपैरिजन पे बात करेंगे। बंसी, बंसीराम है? मर गया क्या? अरे इसकी तो जबान बाहर है, लगता है मर गया। सरकार, मालिक, अरे सरकार, सरकार, मालिक, हो गई पूरी, हो गई पूरी, हो गई पूरी। क्यों पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है? क्या हो गई? आपकी अभिलाषा पूरी हुई, वो वचन पूरा कर गया, बंसी मर गया, बंसीराम इज डेड। क्या तूने अपनी आंखों से देखा? दोनों आंखें फाड़ कर देखा, उसको आवाज भी दी, मगर मुर्दा भी कभी बोलता है हुजूर। कहाँ है? उधर घाट में, वो भी कड़ी कड़ी धूप में। आइए आइए बंसीराम इज डेड। आइए सरकार, देखिए देखिए वो बड़ी लाश, ये किधर? बंसीराम मर गया। बंसीराम मर गया, बंसीराम मर गया, बंसीराम मर गया, बंसीराम मर गया। साले मुफ्तखोर, लूज करेक्टर, हर महीने मेरे 400 रुपयों की बलि लेता रहा। खैर आज भी लेकर आया हूँ मैं। अब ले मुर्दे, अब ले मुर्दे ले। यही लाश देखी थी तूने आपको फाड़ के? हाँ सरकार, ये बिल्कुल मरा हुआ था। फिर मेरे हाथों से नोट किसने लिए हैं? इसके भूत ने? नहीं सरकार, भूत के नाम से मुझे डर लगता है। पहले ही यहाँ आपके स्वर्गवासी पिताजी का भूत जगह जगह पर घूमता रहता है। खामोश, उनकी दुर्दशा का कारण भी तू ही है। बोल, मरने का ढोंग करके तू यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? ढोंग नहीं हजूर, रात ठंडी लगकर चोरी का बुखार आ गया। बहुत ही प्यारी सी कॉमेडी मूवी है। यहाँ पर शक्ति कपूर के ट्रिपल रोल्स हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है, ये ज़मींदार हैं। तो ये कहता है कि ठीक है मालिक, मेरा कोई नहीं है, एक पोता है, वो ऐसे ही मटर गश्ती करता रहता है, आप मुझे महीने के 400 रुपये दे दो, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ठीक है, मैं तो कल ही मर जाऊँगा, मेरी तो उम्र आप देख रहे हो, मैं पहले ही 90 साल का हो चुका हूँ। तो कहता है चलो ठीक है, कितने 400 रुपये। वो कैलकुलेट करता है ज़मींदार कि हाँ चलो कुछ महीने का मेहमान है, मरने वाला ही। ज़मींदार मर जाता है, भूत बन जाता है। ये ज़मींदार का बेटा है, ये भी मर के भूत बन जाता है, और उसकी तीसरी पीढ़ी का मतलब उसका पोता आता है और कहता है कि भाई अब तुम मर जा, तू। प्रॉपर्टी का किस्सा। दोनों ही अब मूवीज़ हमने देखी, और मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस मूवी को मैं ज़्यादा बेहतर बताऊँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी प्यारी कॉमेडी मूवी है जिसमें पूरा सब्जेक्ट मैटर बहुत ही एक खिलखिलाते और गुदगुदाते अंदाज में पैदा हुआ। तिथि भी इतनी प्यारी मूवी है। तो प्लीज़ आप अपना टेक बताइए, मतलब ऐसे रीजनल फिल्म मेकर आपको क्या ज़्यादा पसंद आया? क्या ऐसा रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना नॉन एक्टर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, क्योंकि मूवी इज़ अ लॉट ऑफ बजट, इट इज़ नॉट मेड इन few thousands, there are a lot of lakhs and crores involved in making a movie and then to distribute it. ये तिथि जो है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनी है, नो डाउट। कोई भी कैरेक्टर इसमें एक्टर नहीं है, सब रियल लाइफ के ही लोग हैं, और अपने हिसाब से उनको जो बताया जा रहा होगा, जाहिर सी बातें वो कर रहे होंगे और बिल्कुल रियल कर रहे होंगे। इसका जीता जाता है एक और एग्जांपल, रिसेंट में हमने जो फिल्म देखी थी सैराट, मराठी मूवी है जी। उसमें एक्टर, लीड एक्ट्रेस, उनके सारे फ्रेंड्स, सारे लोग, कभी उन्होंने फिल्म में कभी ना काम किया, ना थिएटर किया, ना कभी स्क्रिप्ट पढ़ा, ना डायलॉग उन्होंने कभी ऐसा कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, लेकिन डायरेक्टर साहब ने उनको डायरेक्ट ऐसा फिल्म उनको लेके बना। एक और एग्जांपल है जो कि डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है, बहुत बड़ा एग्जांपल, वो सलाम बॉम्बे। जितने भी बच्चे लोग थे मुंबई के, जो रोड स्ट्रीट के जितने बच्चे होते हैं, वो सारे बच्चों को उन्होंने क्या बाखूबी यूज़ किया है, जिसमें से जो लीड रोल कर रहा था जो बच्चा, उसको उस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला जी। तो डायरेक्टर किस सोच के साथ आता है और किस सोच के साथ अपनी फिल्म को पिरो के चला जाता है, ये बहुत मायने रखता है कि आप किस लेवल पे तक जाकर आप काम कर सकते हैं। और
दूसरा आपने जो बताया सारे एक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नकलीपन आपको इसमें भी दिखा। जो रियल है उसमें वो नकलीपन है ही नहीं, क्योंकि रियल ही है, रियल लाइफ के रियल लोग हैं, है ना। तो ये कंपैरिजन अगर करते हैं हम लोग तो वो तो बहुत साफ साफ दिख जाता है। लेकिन दोनों में अलग एक मजा है, उनका एक अलग मजा है, इसका एक अलग मजा है। दोनों में, एक में अपने आप कॉमेडी निकल रही है, ह्यूमर निकल रहा है, टाइमिंग आ रहा है, एक में वो क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कुछ किया जा रहा है। तो पता नहीं तिथि में तो टेक हुआ भी होगा कि नहीं, पता नहीं। है ना, टेक तो हुए इतना हैं, रियलिस्टिक अप्रोच है ये। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इतना रियलिस्टिक अप्रोच, यही तो कमाल है फिल्म मेकर्स का। तो मैं तो दोनों तरफ हूँ। जी मैं जानता हूँ ये पेचीदा सवाल भी है, पर इसी को मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में पूछता हूँ। हमने अभी 2 फिल्म्स देखी, पंजाब 1984 का छोटा सा क्लिप, और फिर हमने तिथि देखी। पंजाब को मैं लॉन्च करता हूँ एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में तमिलनाडु में, और तिथि को मैं दिखाता हूँ मोहाली पंजाब में। द इम्पैक्ट ऑफ अ रीजनल फिल्म फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इट। हाँ देखिए, वो तो हाँ, वो भी विदाउट अगर सबटाइटल हो तो और दिक्कत होगी, तो वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबटाइटल में भी बोलने का दिक्कत मतलब होती है, ये देखना फिर कुछ दिक्कतें तो वहाँ भी हैं। जी वहाँ भी है। तो कि बोलने का मतलब ये है कि फिल्में बनती है जहाँ के लिए होती है, जिस हिसाब से बननी चाहिए उसी हिसाब से बन जाती है। बाद में हम उसको इसको यहाँ रख के उसको वहाँ रख के ऐसा सोचे तो वो तो अलग ही चीज है फिर। जी तो जी जो है जैसा है उसी में उसको देखिए और मजा लीजिए मेरे हिसाब से, और उसी में कुछ सवाल निकलता है, उसी के कुछ जवाब ढूंढने हैं। जी जी एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा। राम गोपाल वर्मा जी ने अपने करियर की शुरुआत में शिवा करके एक फिल्म बनाई थी, जो ऑटो शंकर करके एक बहुत बड़ा कुख्यात व्यक्ति था साउथ इंडियन का, उसकी लाइफ पर पहले साउथ में बनी, तेलुगु में, फिर हिंदी में फिल्म बनी। इसी पर Z5 में कुछ समय पहले एक वेब सीरीज़ आई थी ऑटो शंकर नाम से। ये क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा और फिर बात करना चाहूँगा मेन स्ट्रीम और रीजनल सिनेमा की। பணிந்தேனில் அதுவே உன் பிறப்பு என்றான், முறைத்தே நின்றேன் உலகம் பணிந்தது. நரிகள் கூடி ஆளும் நாட்டிற்குள் வேடன் ஒருவன் சுற்றித் திரிந்தான். இரவன் சதியில் தனியே சிக்காமல் வெட்டி சாய்த்தே மீண்டும் நின்றான். உனக்கென தனியோர் சட்டம் இங்கே, எனக்கென தனியோர் சட்டம். गैंगस्टर बेस्ड मूवीज़ काफ़ी सारी हम लोग देख चुके हैं, बहुत पॉपुलर रही हैं, हिट भी रही हैं। शिवा जो मूवी है पहले तेलुगु में बनी, फिर हिंदी में बनी, और उसके बाद तो राम गोपाल वर्मा, सत्या और काफ़ी सारी ऐसी कालजाई मूवीज़ देखी दी जो हम आज भी देखते हैं, खुद को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर मैं ऑटो शंकर की बात कर रहा हूँ। साउथ का एक प्रोडक्शन हाउस है, अच्छी फाइनेंशियल बैकअप था, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई, और लग भी रहा है कि बहुत दिग्गज टेक्नीशियंस हैं। जिस तरह का उसमें कलर पैलेट दिखता है, एडिटिंग दिखती, इफेक्ट्स दिखता है, डिटेलिंग नज़र आती है कॉस्ट्यूम्स को लेकर के या सेट को लेकर के, कैमरा एंगल। जी तो मेरा सवाल ये है कि कोई नया रीजनल फिल्म मेकर जब अपना कुछ कॉन्सेप्ट बनाना चाहेगा तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है बजट और धन को लेकर के होता है कि आप बना रहे हैं। तो आई थिंक रीजनल फिल्म्स में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, आप इतने ग्लैमराइज्ड वे में नहीं दिखा सकते हैं। तो बिना ग्लैमराइज के क्या डिटेल्स दी जा सकती हैं? आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? आप कैसे मतलब कम बजट में चीज़ें बना पाते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है गैंग्स ऑफ वासेपुर। बजट भी कम और इतनी बड़ी हिट, इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस हिट,
और पता नहीं कौन कौन से कान फिल्म फेस्टिवल में लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंट होकर देखा और स्टैंडिंग ओवेशन। जी ये भी एक तरीके से देखा जाए तो झारखंड के ऊपर एक, धनबाद के ऊपर एक बना हुआ था, और इस तरीके से फिल्म को बनाया गया, उसमें बिल्कुल रॉनेस होती, मेन स्ट्रीम होते हुए भी वो बिल्कुल रॉनेस, वो जो एक रॉ होता है, रॉ मटेरियल, वो खून खराबा भी वैसे ही था, गैंगस्टर था पूरा। तो एक जो उसमें क्रिएट किया गया है, कम बजट होने के बावजूद भी इतना बड़ा कास्टिंग संभाला गया, प्रोडक्शन इतना बहुत बड़ा वो प्रोडक्शन है, वाकई है, भले ही इतने पैसे में बना हो, बहुत ज़्यादा बजट था नहीं उस वक्त अनुराग कश्यप के बाद, जैसा कि मैंने सुना। तो उन्होंने फिल्म बनाया, तो मैं वही बोलता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अनुराग कश्यप की, इसके पहले की जितनी भी फिल्में हैं वो अपने आप में अनुराग कश्यप एक एग्जाम्पल हैं, वो उन्होंने किया है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी नीलेश जी, कुछ समय पहले शुरुआत में आपने एग्जांपल दिया था एक डॉक्यूमेंट्री का जो ऑस्कर विनर भी रही है, उसका छोटा सा क्लिप देखते हैं, पीरियड। बता बता पर कहीं ना जाती है, शर्म लगा कहीं ना। किस वजह से होते हैं, शरीर के अंदर क्या होता है, होने की क्या वजह है, ये सब यही तो भगवान ने पता हो, ये गंदा खून निकले। बच्चे पैदा होते हैं उसी से, बस इतना ही पता है मेरे को। यहाँ पे किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? नाम सुने? ये तो ये घंटे वाले पीरियड्स जो मतलब कॉलेज में चलते नहीं। Girls, I'm asking to you. Why are you not answering? महावारी सुने? हाँ जी सुना था, बीमारी का नाम तो सुना है, शायद बीमारी है महावारी की। बीमारी है? हाँ सुना था, तो बीमारी ज्यादातर लेडीजों को होती है। कर सकती हैं आप लोग? अवेयरनेस को लेकर के हेलो नीलेश जी, हाँ, अवेयरनेस को लेकर के ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स भी बनी हैं और कुछ फिल्म्स भी बनी हैं। पीलू करके एक पहले बनी थी अभिषेक जी की, उसके बाद फिर अक्षय कुमार की ही सेम एक फिल्म बनी थी सेम टॉपिक और सब्जेक्ट को लेकर के। ये डॉक्यूमेंट्री थी, पर देख करके मुझे एक बार को भी नहीं लगा डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जब भी दिमाग में आता है तो लगता है 2-3 घंटे का लेक्चर बेस्ड कुछ कंटेंट होगा जो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ, अचानक से लंबी लंबी बातें होकर के निकल गई। इसका हर एक इमेज ग्रिपिंग था, और आई थिंक येस इट रियली डिजर्व टू बी एन ऑस्कर एंट्री, और ऑस्कर इसने जीता भी इसके लिए। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बहुत प्यार से, सहजता से और मानवीयता रखते हुए भी सवाल पूछे गए, जैसे कि जो उन बच्चों ने जवाब भी दिए, लड़कों ने, कि पीरियड्स का, तो ये बहुत ही आम जवाब है। इट वॉज नेवर स्क्रिप्टेड, ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं कि ये स्क्रिप्टेड है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इसमें तो भाषा चलिए हिंदी थी, पर हापुड़ और बाकी क्षेत्रीयता की बात की गई, अलग अलग ऐसे तबकों में जाकर के बात की गई जहाँ पे जागरूकता होनी चाहिए। जब हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करते हैं तो नर्मदा वैली राइजिंग या और ज्वलंत मुद्दों पे भीम कॉमरेड की राम की आर्मी नाम से एक मूवी भी आई थी डॉक्यूमेंट्री की, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, और जो उनके मेकर थे उन पे केसेस भी हुए थे। जब हम ऐसे सेंसिटिव मुद्दों से डील करते हैं, और ख़ास करके आप क्षेत्रीय फिल्म्स में हैं, मान लीजिए कि अभी किसान आंदोलन फिर से चालू हुआ, पंजाब की
जगहों पर लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमेशा या तो टू होता है फॉर द मोशन या अगेंस्ट में होता है। और क्षेत्रीय यदि फिल्म बना रहे हैं तो ज़्यादातर जो मैंने लोगों से पूछा वो ये है कि हम अपने लिए, अपने दिल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों में काम करना जहाँ वास्तव में वापस आपको बहुत रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो आप स्वयं के लिए बनाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें एक नए फिल्म मेकर को ध्यान रखनी चाहिए यदि वो क्षेत्रीयता में चीज़ बनाना चाह रहा है या खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है? आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे? ये नॉर्मल सी बात है जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र को कितना जानते हैं आप। सबसे जरूरी ये है कि आपके क्षेत्र के सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। अगर आप किसी मुद्दे के ऊपर बनाना चाहते हैं तो, या तो अगर आप किसी नॉवल को अडॉप्ट करना चाहते हैं आपके लैंग्वेज में जिस क्षेत्र के हैं, तो नॉवल को बनाने के लिए आपको एक अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो मेनली ये है कि अगर आप अपने क्षेत्र में रहकर उसी के लैंग्वेज में फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र में सारे रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा सही तरीके से कि क्या आप वाकई उस फिल्म को जस्टिफाई कर पाएंगे, अपने आप को आप अपने स्टोरी के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, क्या वो आपको प्रिविलेज मिलेगा वहाँ पे सारी चीज़ों का, कम पैसे में, कम बजट में। अगर वहाँ की गवर्नमेंट आपको क्या वो सारा का सारा बजट अलाउ करती है, और जो आपका बजट है क्या उस बजट में वो आप कर पा रहे हैं, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब कुछ दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुंबई का मुंह नहीं देख सकते हैं। फिर अगर आप इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ रह के आपको एक अपने लिए छोटी सी इंडस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टीम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था शोले वाला, जो शोले तो मालेगांव के शोले, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसी सवाल का वो अपने आप में जवाब है। तो इस लेवल पे तो काम कर रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं अगर जो लोग अवेयर हैं अपने आसपास से सीख लेते हैं। जी जी। नीलेश जी, हाल फिलहाल में मैंने देखा इंडिया में भी वेस्ट की तरह से एक नया कॉन्सेप्ट निकला जहां पर हम बोलने लगे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। इनिशियली तो विशबेरी था, और भी धीरे धीरे कैटो आया, और भी अलग प्लेटफॉर्म्स पे आए जहां पे कॉजेज़ के लिए लोग फंड्स मांगते थे कि आप हमारी इस कॉज के लिए हेल्प कीजिए, चाहे कोई व्यक्ति बीमार है। स्माइल पिंकी फाउंडेशन का भी एक कॉज था, उस पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी। हाल फिलहाल में क्राउड फंडिंग बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी यूज़ कर रहे हैं, और अपनी फिल्म्स के लिए कि वहाँ पर वो लोगों से डोनेशंस की अपील करते हैं, बदले में कुछ राइट्स या एज अ प्रोड्यूसर लेबल या कुछ और चीज़ें मर्चेंडाइज देते हैं। सो आपको लगता है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से एक्चुअल जो नए फिल्म मेकर्स हैं या जो रीजनल फिल्म्स बनाना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, या ये वो बिगाड़ रहा है लोगों को? क्योंकि जहाँ हम सिनेमा की बात करते हैं वहाँ लाखों करोड़ में फिल्म बन रही है, और एक क्राउड फंडिंग में कुछ पैसों में ही लोग फिल्म बना रहे हैं, तो क्या क्वालिटी सस्टेन हो पा रही है? देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे एफटीआई के ही एक्टिंग पास आउट सीनियर हैं, बहुत अच्छे प्यारे इंसान, बहुत अच्छे डायरेक्टर। उनकी फिल्म आई थी, उन्होंने फिल्म बनाई थी लाजवंती। उन्होंने पूरी फिल्म क्राउड फंडिंग से बनाई। जी हाँ, और उनकी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हुआ, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ, और गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में तभी फिल्म स्क्रीन पे चलाई जाती है जब डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद हो। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से मुझे मेल आया है और मुझे वहाँ जाना है, और उनका एक शर्त है कि जब तक वहाँ डायरेक्टर उपस्थित नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, वो फिल्म वहाँ पे चलाई नहीं जाएगी। तो मतलब सेलेक्ट होने के बावजूद भी वो वहाँ पे दिखाई नहीं जाएगी फिल्म। ये बहुत बड़ा इशू उनके सामने आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बहुत बड़ी हेल्प की, उनको बिजनेस क्लास का टिकट दिया आने जाने का, उन्होंने उनको भेजा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। क्या तो ये भी एक क्राउड फंडिंग है, लोग करते हैं और उनको सपोर्ट मिलता है चारों तरफ से। तो ये देखने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि बनाने वाले बना रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है। फिल्म ही तो बनाना है, अपने इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बैक टू बैक उन्होंने एक और फिल्म बनाई। जी जी। जैसे मैं हाल फिलहाल के न्यू वेव फिल्म मेकर्स की बात करूँ, श्लोक शर्मा जो इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, कोरोना के पैंडेमिक से पहले ही वो आईफोन पे अपनी फीचर फिल्म बना रहे थे, और वो फिल्में जो सिनेमा प्लेटफॉर्म पे 70 mm में दिखाई जा रही थी।
सो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ वेरी गुड टूल फॉर द पीपल। ये शुरुआत में आप सोचते थे फिल्म कैमरा मिले, कोडेक की रील मिले, तब ही सिनेमा बन पाएगा। पर इससे जुड़ा एक सवाल मेरा और है नीलेश जी, जब भी हम फिल्म की बात करते हैं सिनेमा 70 mm का बड़ा स्क्रीन जहाँ पर हम लार्जर देन लाइफ फिल्म के कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट एग्रीगेटर्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, गैमप्लेक्स है, वूट है, उसके अलावा Z5 है, जहाँ पे आप फिल्म देख रहे हैं। कोई व्यक्ति चाहेगा तो अपने सिंपल सा मोबाइल उठाया, उसने फिल्म देख ली। एंड प्लेटफॉर्म के हिसाब से क्वालिटी में हेर फेर करना ही पड़ता है। मैं अभी लैपटॉप में बात कर रहा हूँ तो जो ऑडियो क्वालिटी है इट्स वेरी मच डिफरेंट देन फ़ोन और विद iPad और 2 TV। तो क्या हम जब मीडियम को छोटा करते जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम परफॉर्मेंस को भी समेट रहे हैं या उसमें कुछ कमी आ रही है? आपका क्या टेक है इसमें? फिल्में सिनेमा के लिए ही बननी चाहिए या जिस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म्स बदलते जा रहे हैं उनके लिए सिनेमा बनाना ज़्यादा ठीक है? देखिए, आजकल तो सिनेमा बनाना मोबाइल से ये सिखाया जाता है। मोबाइल से कैसे सिनेमा बनाया जाए, कैमरा कट सिनेमा सिखाया जाता है। हमने किया एक्सरसाइज जी, हमने किया है, कैमरा कट से किया है हमने एक्सरसाइज। तो बोलने का मतलब ये है कि सिनेमा आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या अपनी बात को किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। कोई कवि है, वो अपनी बात को कविता से रखता है, भले ही उसको मन कोई भी मिले। कोई प्राइवेट फंक्शन में अगर उसको अपने घर पे बुला लिया जाए, 20-25 लोग हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी बात उसी अंदाज में रखेगा जैसे वो किसी बड़े स्टेज पे मंच पे रख सकता है। तो हम फिल्म मेकर हैं, हमें अपनी बात कहने के लिए चाहे वो एरी मिले, चाहे अपना छोटा सा एप्पल का मोबाइल मिले, चाहे कोई एंड्रॉयड मिल जाए, अगर हमें बनाना है और हम बना सकते हैं और हमने बना दिया तो एट द एंड हमने अपनी बात कह दी। ये तो अच्छी बात है कि इससे ज्यादा फिल्म मेकिंग को बढ़ावा ही मिलेगा। हर लेवल के स्टूडेंट अपने हिसाब से फिल्म को बना पाएंगे। ये अच्छी बात है, ये एक रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग के लिए। नीलेश जी, एक सवाल मैं वापस रिफ्रेज करके पूछना चाहूँगा। हमें एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है, हम एक क्षेत्र प्रमुख में पले बड़े हैं, तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और आई थिंक जितना भी हम क्रिएटिविटी या क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन भी एक फिल्म मेकर के पास होती है। इसलिए कुछ फिल्म में हम बहुत ज़्यादा डिटेल देख पाते हैं जो हम बाहर महसूस नहीं करेंगे। ओए लकी लकी ओए की बात करें हम या तीसरी किस्म की बात करें तो सिर्फ वो नॉवल से अडेप्टेशन नहीं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक रियल लाइफ इंसिडेंट से या कुछ ऐसी लाइफ से जो फिल्म मेकर ने महसूस किया हुआ है। क्षेत्रीय भाषा में अगर हम बना रहे हैं फिल्म्स और आपके लिए रिसर्च करना आसान है क्योंकि आप वहीं पर पले बड़े हैं, एक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, कंटेंट तो अच्छा बन पा रहा है, पर इसको बेचे कैसे? हाउ टू सेल इट? क्या इतने बड़े कंटेंट एग्रीगेटर्स न्यू वे फिल्म मेकर्स का जो रीजनल कंटेंट बना रहे हैं खरीदते हैं या कुछ और इश्यूज आते हैं? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकते हैं। देखिए, फिल्म बनाने के बाद जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमारा मार्केट है, तो सबसे पहले हमें उस पर काम करना पड़ता है कि क्या हम जो बना रहे हैं वो मार्केट में जाकर हमें अपना पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो प्रोड्यूसर ये पूछता है कि आपके अर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, अच्छा कितना परसेंटेज आप कमा सकते हैं। तो उनको फिल्म आपसे वो स्क्रिप्ट नहीं पूछेंगे, ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। वो पहले पूछेंगे कि आपका रिटर्निंग के सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, इतना अगर आप पैसा फिल्म में लग रहा है तो वो पैसा कहाँ कहाँ से, आप अपने हिसाब से आपका क्या रिसोर्सेज है। तो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिल्म बनानी है, आप फिल्म बना दो, आप फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनेगी, लोग ले लेंगे। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। बहुत ऐसा होता है, जैसे पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो लोगों के पास बहुत अच्छे कंटेंट हैं लेकिन वो फिल्म बनाने के पैसे नहीं, वो कैसे बनाएंगे, ये भी है जी। तो इसमें उधेड़ बुन है, बहुत कुछ है, उधेड़ बुन है। इसमें आपको रहते वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो एकाएक मैं 2 बातें आपको बता दिया या अपने व्यूअर्स को 2 बातें 3 बातें बता दी और वही बातें को फॉलो करते करते वो बहुत बड़े फिल्म मेकर बन जाएंगे, ऐसा नहीं जी, ऐसा पॉसिबल है।
बिल्कुल है नहीं। सही आप कह रहे हैं। पर एक बात ये भी जानना था मेरे को नीलेश जी, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ऐसी फिल्म अगर कोई बनाना चाहता है, या वो चाहता है कि नहीं यार मैं चाहे शॉर्ट फिल्म नहीं फीचर बनाता हूँ यार, कहाँ से फंड्स आए? क्या गवर्नमेंट दे पा रही है? क्या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जाम तारा। आपने देखा होगा, ये जी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जाम तारा। वो जब बन रही थी तो उसको भी नहीं पता था कि वो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। और एक और इसका एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल कई सारे हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोडक्ट को बना दिया ना। इम्पोर्टेंट ये कि बना दिया। जी अगर स्क्रिप्ट लेवल पे आपकी वहाँ पहुंच है और आप स्क्रिप्ट लेवल पे कन्वे कर रहे हैं अपनी बात को, कन्विंस हो रहे हैं सामने वाले, तो शायद बात बन जाए। लेकिन सोचिए हर दिन कितनी स्क्रिप्ट उनके पास जाते हैं। इंडिया में तो रिकॉर्ड है फिल्म बनाने का, पूरी दुनिया से शायद सबसे ज्यादा फिल्म इंडिया में बनती है, जो शायद 10 साल पहले 12 साल पहले 1000 और 1200 के ही करीब में था। अभी तो बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा है फिल्म और वेब सीरीज के। जी जी तो आप समझ रहे हैं कितनी भीड़ है। जी नीलेश जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और है, इट इज़ अबाउट द चैलेंजेस ऑफ फॉर्मिंग अ टीम। अगर मैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, आई थिंक कैमरामैन एंड एडिटर्स, दे कम फ्रॉम द साउथ बेल्ट। हमारे जो एक्टर्स हैं बॉम्बे बेल्ट से ही मैं कहूँगा, राइटर्स यूपी एंड नॉर्थ से आ रहे हैं, यानी कि पूरे इंडिया के दिग्गज कोलैबोरेट होकर फिल्म कर रहे हैं। कई बार एक्शन फाइट मास्टर्स या मेकअप आर्टिस्ट बाहर से, इंडिया के बाहर से ही बुलाए जाते हैं ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ पाए। जब आप एक रीजनल फिल्म बना रहे हैं तो इज़ इट नेसेसरी फॉर द क्रू टू नो दैट लैंग्वेज? क्या आप वहीं के क्षेत्रीय लोगों को काम देते हैं, या आप प्रतिभा के हिसाब से चूज़ करते हैं कि नहीं मैं चाहे भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ पर मेरा जो कैमरामैन है साउथ का है पर अच्छा कैमरा कर पाएगा? चैलेंज को कैसे टैकल करते हैं? ये पर्सनल लेवल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फाउंडेशन की बात है ये। अगर एक फिल्म मेकिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कैमरा पर्सन और डायरेक्टर के बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, एक जुगलबंदी होना चाहिए। चाहे वो साउंड का बंदा हो या मेन जो 4-5 जो मेन कोर होते हैं, उनके बीच में आपस में इतना अच्छा जुगलबंदी होना चाहिए ताकि उनको किसी भी सीन के लिए माथा पच्ची ना करना पड़ता है। एक बार स्क्रिप्ट पढ़ा, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या है, सेम पेज पे आराम से आ जाता है, क्योंकि उनके मिजाज मिलते हैं। मे भी नए लोगों के साथ ट्राई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर हम लोग एक ही टीम के साथ काम करते हैं। तो आप कैसे अपने लेवल पे, अपने पेज पे सामने वालों को ला सकते हैं, वो कितना कर पाता है, हम कितना करवा पाते हैं, ये डिपेंड इस पे होता है। हम कितना सक्षम है अपना काम निकलवाने में, ये डिपेंड करता है। सामने सभी अच्छे काम है, सभी लोग अच्छे काम करते हैं, हम लोग कितने दूसरे से अपने आप को कंफर्टेबल होके काम कर सकते हैं, मेन ये है। जी जी, मतलब बॉन्डिंग कभी तो एक्टर के साथ भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी जी जी। नीलेश जी, एक सवाल जो है, और आई थिंक ये वास्तविकता भी दर्शाता है। हम एक मूवी की बात करते हैं सैराट, जो इतना ज़्यादा वाइडली पॉपुलर रही, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, पर वो मूवी बनी, उसका रीमेक बॉलीवुड में बनता है। रीजनल फिल्म मेकर के पास फंड ना आकर के लोगों ने उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हद में पैसा लगा करके पूरे प्रोडक्ट को फ्लॉप किया, और इसको देख करके बहुत सारे रीजनल फिल्म मेकर्स निराश हताश भी हुए कि हमारी अच्छी फिल्म देख करके आप उन पर पैसा नहीं लगा रहे, आप वापस कमर्शियली अपने ही उस एक परिधि के अंदर, कूप मंडूक जैसे हम बोलते हैं, उसी के अंदर आप पूरा धनराशि लगा करके एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें 10 या 12 सैराट बन सकती थी। इस पे आपका क्या टेक है? मतलब क्या इस पैसा को तोड़ा जाना चाहिए? कैसे और यंग रीजनल फिल्म मेकर्स चीज़ें बना पाए? ऐसा क्यों है? देखिए जो रीजनल फिल्में बन रही है, मैं तो कहूँगा कि वैसी फिल्म बनती रहनी चाहिए और उनका रीमेक बना के उनको फ्लॉप होते रहना चाहिए। ये भी तो एक सीख है ना, ये भी तो सीख है जी। ये भी आपने सही कहा। मैं तो चाहूँगा उनको अकल आए और वो रीजनल फिल्म्स में पैसे लगाएं। बहुत अच्छा लगा नीलेश भाई, और अभी काफ़ी सारे सवाल रह गए हैं, पर मैं जानता हूँ समय का अभाव है, ऑलमोस्ट हम 2 घंटे तक पहुँचने वाले हैं। लगभग दूसरा सेगमेंट भी हमारा ख़त्म होने वाला है। थर्ड सेगमेंट इज़ अबाउट Q&A विद द ऑडियंस, पर वो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट दीजिएगा। मैं चाहता हूँ, जैसा कि हर विधा में होता है, कि हम अपनी गेस्ट के लिए
कुछ गिफ्ट रखते हैं, पर यहाँ पर हमने, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, कोरोना का समय है, तो हमने एक प्यारा सा मोमेंटो बनाया था आपके लिए, जो मैं यहाँ आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, और जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मोमेंटो नीलेश जी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद नीलेश जी। इससे पहले कि मैं Q&A राउंड स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे लोग जो सिनेमा से प्रभावित हैं, बॉम्बे नहीं जा सकते, अपने ही क्षेत्र में मूवीज़ बनाना चाहते हैं, मुझे पता है आपने कहा है कि बनाते रहिए, पर बनाने के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाए, किस तरीके से चीज़ें क्रिएट करें, कुछ टिप्स एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए या न्यू फिल्म मेकर्स के लिए आप देना चाहें या बताना चाहें तो प्लीज़ बताएं। बेसिक चीज़ है कि देखिए, एक हमारे सीनियर ने मुझे एक लाइन कहा था कि फिल्म तो हमारे घर में होती है, हम कैसे देखते हैं अपने घर को, है ना? जी। तो अच्छा, इसके लिए पढ़ते रहिए अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, या फिर कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि अवेयर रहना, अपने क्षेत्र में अवेयर रहना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर बात करते रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए। ये एक ऐसा एक विधा ही है, ऐसा विधा है कि बहुत बड़े लेवल का विधा है। इसमें एक किसी एक पर्टिकुलर एक छोटी सी चीज़ को लेके हम पे कुछ ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा हम लोगों को। जी। ऑडियंस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप लोगों के कोई सवाल, सजेशंस या कमेंट्स आप कैमरा एंड माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ये सेशन कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ जो भी आपके सवाल हो, फीडबैक हो, सजेशंस हो, तो आप रख सकते हैं हमारे गेस्ट के साथ। हेलो जी, विकास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए। जी सर। जी, एम आई ऑडिबल? यस बोलिए। या सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप दोनों का, और सर का भी, जो सर ने इतने अच्छे से आंसर दिए सभी क्वेश्चन के, क्योंकि इससे पहले मैंने ना ऐसा कभी सुना था और ना देखा था कोई भी इंटरव्यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, शायद वो इससे रिलेटेड है या नहीं, पर सर ने बोला अवेयर रहना चाहिए अपनी फील्ड में। अब सर, अब मैंने तो शुरुआत करी है अभी, और मैं भी इतने लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो मतलब अवेयर मतलब कैसे मैं अच्छी फिल्मों के बारे में जान सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ, या क्या वो मैगजीन में है, या उनका कुछ क्रिटिक्स वगैरह की कुछ सर नॉलेज भी है इस पूरी टॉपिक के बारे में। मतलब नई फिल्में कैसे जान पाएं, कैसे खुद को ट्रेनिंग कर पाएं, यही सवाल आपका विकास जी? जी नीलेश जी बताएं। वह लोग जो ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो खुद को अपनी जगह पर रहते हुए कम बजट में कैसे ट्रेन करें? देखिए, हमने बातचीत में आपने सुना होगा, विकास हो गया ना आपका ना? हाँ जी। हाँ जी। तो देखिए, अवेयर इन द सेंस कि अगर मुझे कुछ बनाना है तो उसके लिए हमारे पास मोबाइल भी है ना? मोबाइल में ऐसा फीचर्स आ गया है आज के डेट में कि हम लोग जो कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी, हम जब पढ़ रहे थे FCI में, तो सबसे पहला हम लोगों को सिखाया गया था कैसे हम लोग 6 शॉट फिल्म बनाएं, 6 शॉट में अपनी बात को कैसे रख दें। तो एक छोटे छोटे चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे उस पर कमांड करते रहेंगे, और आपको एक अवेयर होगा कि हाँ भाई, इस चीज़ को मैं ऐसे कर सकता हूँ। शुरुआत बहुत छोटे लेवल पे कीजिए, बड़े लेवल पे करने से दिक्कत होगा। जैसे कि अगर आप मान लिया जाए कि घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपको उठ के 1 कप चाय उठाना है, अब इसको आप फिल्म से शूट कीजिए कट टू कट करके, बाद में इसको एडिट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस एंगल से ऐसे उठा, उसके बाद 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर झुका, चाय की प्याली हाथ में लिया और वापस आके अपनी जगह पे बैठ गया। अब इतना मोमेंट में जो कुछ भी मोमेंट हुआ, तो इसको आप कैप्चर करेंगे हर एंगल से। उसके बाद आप इसको देखेंगे कि किस एंगल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इसमें लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, क्लोजअप है, बहुत कुछ आ जाएगा इसमें, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। जी जी।
नीलेश जी, यहीं पर एक सवाल ये भी होता है कि वह लोग जो किसी इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते या नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते या सिनेमा जाकर के नहीं देख सकते पर फिर भी सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो कैसे उनको पता चले कि वर्ल्ड सिनेमा में किस तरह की मूवीज़ आ रही है, कहाँ पे सर्च करें, कैसे समझें कि ऐसी फिल्म देखूं तो मैं ऐसा कुछ बनाऊं, इंस्पिरेशन कैसे अपने में जगाएं, कैसे खुद को ज़्यादा ट्रेन करें? देखिए, जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है तो जाहिर सी बात है सब कोई को मौका नहीं मिल पाता है, बहुत लोग जा नहीं पाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम खुद से ही सीख सकते हैं, जाने से क्यों क्या मतलब है। ये तो बात सही है, लेकिन सीखने के लिए जाहिर सी बात है वो फिल्म देखना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना फिल्म देखे हम लोग फिल्म मेकिंग समझ नहीं पाएंगे। अब इसके लिए यूट्यूब पे भी आप देख लीजिए ना, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म आपको मिलेंगे, बहुत सारे FTI की बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप FTI जा नहीं सकते लेकिन वहाँ की बनी हुई फिल्म देख सकते हैं। FTI की फिल्म, शॉर्ट फिल्म, बहुत सारी डिप्लोमा फिल्म आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे फ्री साइट्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म, इवन ऑनलाइन आप फिल्म मेकिंग, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन अपने फिल्म मेकिंग का बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी उन्होंने डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। मे बी वो शुरुआत में बहुत ऊपर से जाए, सर के ऊपर से जाए, क्या बातें हो रही हैं, लेकिन वो छोटा छोटा मोमेंट पे वो जब एक बार समझ में आने लगेगा तो फिर आसान हो जाती है चीज़ें। इसके अलावा आप पढ़ते रहिए, बहुत सारी किताब हैं फिल्म मेकिंग के ऊपर, हाउ टू डायरेक्ट अ फिल्म, ये बहुत बड़ी किताब है। तो ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं बात को, अपने फिल्म से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ऑनलाइन, बहुत सारा मटेरियल आज के डेट में। अब तो नेट भी फ्री है यार। जी जी। तो विकास जी, ऐसा है, काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास। जी, क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं? आप कुछ और पूछना चाहते हैं? सर इसी में एक क्वेश्चन है। सर ने बोला कि आप बुक पढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक अ फिल्म मेकर। तो सर बेसिक बुक कौन सी होगी जो स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए? ये बेसिक्स बुक तो देखिए, ऐसे मैं बुक का नाम बताऊंगा तो वो बहुत बड़ा बुक है, उसमें मत जाइए आप। देखिए, आप स्टार्ट फिल्म मेकिंग से आप सबसे पहले तो खुद से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुक पढ़िएगा तो फिर शायद वो ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए। जी, तो आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस है, कोई जो बुक जो आप जानते हो? क्योंकि मेरे लिए तो हाउ टू डायरेक्ट अ फिल्म ही है जी, 5 सेंस ऑफ सिनेमेटोग्राफी है, ऐसा कुछ है मेरे पास। नीलेश भाई, मैं थोड़ा सा इस बात से मुखातिब नहीं रहता हूँ, मैं थोड़ा अलग व्यक्ति हूँ। मुझे प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा समझ में आती है और मैंने सबसे कम किताबें पढ़ी होंगी। मेरा जो विचार रहता है, मेरे को यदि किसी फिल्म मेकर के बारे में जानना है, मैं थोड़ा सिंधी तरीके से सोचता हूँ कौन से फिल्म फेस्टिवल में वो आने वाले हैं जहाँ पे मैं फ्री में जाकर के उनको सुन पाऊंगा। तो पहले तो उनकी मूवी होगी, उस मूवी के बाद उनके सवाल होंगे जैसे हम आज के सेशन में देख रहे हैं, और फिर मैं उस मूवी के रिलेटेड मेकिंग कैसी रही, उसके टेक्नीशियंस ने क्या कहा है, वो इंडिया में बाहर, यूट्यूब के अलावा वीमियो, गूगल पे मैं ऐसे सर्च करता ही रहता हूँ और खुद को धीरे धीरे अपडेट करता रहता हूँ ताकि मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिल पाए। और मैं कोशिश करता हूँ ऐसी फिल्मों के बारे में जानने का जो कम बजट में बन पाई है, क्योंकि उसमें मेरे को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और ये भी समझ में आता है टेक्स्ट से स्क्रीन तक मतलब धन के अभाव में कैसे वो फिल्म बन पाई होगी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, किताबों के बारे में गूगल में बहुत सारी किताबें हैं, पर बेहतर यह कि आप ऐसे इंटरव्यूज़ अटेंड कीजिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इंस्टीट्यूट की कुछ ऐसी वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप FTI की वेबसाइट पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन होती हैं। सिरी फोर्ट में लास्ट ईयर एक छोटी सी वर्कशॉप हुई थी, अप्रिसिएशन ऑफ सॉन्ग, दैट वाज जस्ट 1500 रुपीज़, 1500 रुपये का वर्कशॉप था 3 दिन का, और मैंने जाकर के अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे कुछ सीनियर्स और कुछ लोग थे, बहुत अच्छा लगा ऐसा सेशन अटेंड करके। तो ऐसी चीज़ें भी आप करके अटेंड कर सकते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा आप लिटरेचर ज़्यादा पढ़िए, जो भी नॉवेल्स या बुक्स आपको इंस्पायर करती हैं। और भाई साहब, अंग्रेज़ी और वो सब ज़रूरी नहीं कि आपको आती हो ना आती हो। मेरा टॉक शो हिंदी में है, मेरी ऑडियंस हिंदी में है, नीलेश भाई हिंदी में बात कर रहे हैं, हमें जहाँ तक बात पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, दिल लगा करके, दबा के मूवीज़ देखिए, दबा के पढ़िए, और साथ में कुछ अपना अर्निंग सोर्स भी जनरेट कीजिए, क्योंकि सिनेमा में बहुत सारे खर्चे हैं और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल भी होता है।
ये बोल के आपने डरा दिया उनको। नहीं, डर के डरना कम डरा जाता है नीलेश जी, अचानक से जो डर आता है वो हार्ट अटैक लाता है। जी हाँ, और जी हाँ, डर के आगे आप जीतू हैं। थैंक यू नीलेश जी। आई थिंक अंजलि जी ने माइक ऑन किया था, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? अंजलि जी, आपका कोई सवाल? चलिए, नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के हमारी सेशन में आने के लिए। और मैंने बहुत सारे बहुत सारे सवाल पूछ के आपको परेशान किया, पर उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। पर एक बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव मिले हमें, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला, कैसे एक रीजनल फिल्म मेकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट कर सकता है, बना सकता है, इन बातों के बारे में पता चला। और फिर अलग अलग हमने जॉनर्स को भी डिस्कस किया, हमने मेन स्ट्रीम को रीजनल कंटेंट में कैसे वापस बनाया जाता है, रीजनल कंटेंट मेन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या उसका प्रभाव रहेगा, इन चीज़ों पर भी बात की। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको अपने करंट प्रोजेक्ट के लिए। मैं जल्दी चाहूँगा कि इसको एक बहुत बड़े पर्दे पर देखूँ, बहुत सारे अवार्ड्स के साथ, और फिर से आपको अपने इस शो में बुला पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज के इस शो में आने के लिए। ऑडियंस आपका भी धन्यवाद। यदि आपके कुछ और भी सवाल हो तो आप हमें लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी। थैंक यू जीतू, बाय बाय।